ये बिल्कुल देखिए हर्ष, मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, देखो भारत एक बदकिस्मत देश ड्रग्स के मामले में रहेगा, क्योंकि इधर है गोल्डन ट्रायंगल और इधर है गोल्डन क्रिसेंट। पाकिस्तान में ड्रग्स बनता नहीं है, ठीक है। 90% ड्रग्स प्रोड्यूस होता है अफगानिस्तान के पहाड़ी एरिया में, और ये हिस्टोरिकली, अगर तुम चाहोगे तो मैं हिस्टोरिक बैकग्राउंड टच कर लेता हूं। तो हिस्टोरिकली भी सर। तो यार देखो, हिस्टोरिकली ऐसा है कि भारत में ड्रग्स, अलेक्जेंडर, ओपीएम की खेती बहुत होती है। अलेक्जेंडर लेके आया था, बैटल ऑफ हाइडस पास हुई थी, पोरस से लड़ा, उसने बोला कि लो भैया ओपीएम लो, ठीक है। तो वहां से मतलब बेसिकली भारत का जो इंट्रोडक्शन है वो अलेक्जेंडर टाइम से हुआ है, ठीक है। जैसे 18-19 साल का युवा अगर ड्रग्स कर रहा है तो अब उसको तो पैसे चाहिए, पैसे खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो नौकरी तो है नहीं। तो फिर यही एजेंट्स जो है ना, इन्हीं युवाओं को रिक्रूट कर लेते हैं कि तुम आगे तक ड्रग्स बेचो, ठीक है, तुमको पैसे मिलेंगे, तुमको कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। तो ये चार फैक्टर तो सीधा सीधा, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक इंसान क्या, एक पूरा परिवार क्या, एक पूरा कुनबा तबाह हो जाता है। मैं साइकोलॉजिकली यहाँ पे चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि ड्रग कैसे एग्जैक्टली काम करती है। जब आप कोई भी ड्रग लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेस्ड ऑन डोपामीन सिस्टम, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है। अच्छा, डोपामीन क्या है? डोपामीन है एक न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जैक्टली। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करता है? हमारे दिमाग में साइनेप्सिस हैं, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं आपस में साइनेप्सिस के थ्रू। Hello everyone, welcome to Cognify Presents Beyond the Surface podcast. My name is Harsh Katoch, and today we have Siddhant Agnihotri sir with us. Siddhant sir require no introduction. सर को बहुत सारे लोग जानते हैं ऑन द यूट्यूब, ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सर यूपीएससी की जगत में बहुत ही वेल नोन फिगर हैं। सर कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाते हैं, यूपीएससी की भी प्रिपरेशन करवाते हैं, एंड इसके अलावा क्रूशियल टॉपिक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं। एंड आज सर एग्री किए कि आज हमारे साथ वो पॉडकास्ट करेंगे। दिस इज़ ए वर्चुअल पॉडकास्ट जो कि आज हम कर रहे हैं, एंड the topic for today is going to be about the drug menace in Punjab, especially in India, but also in Punjab. तो आज सर से हम पूछने वाले हैं कि इसके कारण क्या हैं, एग्जैक्टली सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। ये कैसे स्टार्ट हुई, कौन सी जगहों से ये आती है, एंड साइकोलॉजिकली आई विल बी टॉकिंग फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, and sir we will be talking from national, international and sociological, जिसको बोल सकते हैं, और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के भी हिसाब से कि ये किस तरीके से एक बहुत बड़ा मेनेस बना हुआ है हमारे लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि सिद्धांत सर थोड़ा अपने स्टाइल में इंट्रोड्यूस करें। ओवर टू यू सर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हर्ष, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और मुझे लगता है जैसे अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे कि रेलेवेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो जो तुमने इनिशिएटिव लिया है, इट इज सुपर्ब, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आई रियली थिंक दैट दीज थिंग्स नीड्स टू बी डिस्कस्ड बिकॉज इट विल गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इन द अपकमिंग ईयर्स। और जहां पे बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट है जो पता नहीं क्या बातें करते हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू नो इन चीज़ों पे बात हो रही है, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बात हो रही है, और थैंक यू सो मच। और मैं सबसे बोलना चाहूँगा कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक एंड शेयर भी करें, क्योंकि ये चीज़ें सब तक पहुँचनी चाहिए। तो थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो वेरी मच इनवाइट करने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड कमिंग टू द पॉडकास्ट सर। तो विल स्टार्ट। आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क यू, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। ठंड काफी ज्यादा हो रही है, तुम कैसे हो हर्ष? आई एम डूइंग फाइन सर। ठंड यहाँ पे पंजाब में भी काफी है। आई करंटली आई एम रिजाइडिंग इन पंजाब। यहाँ पे भी ठंड काफी सारी है, काफी ज्यादा है। फॉग हो रही है, धूप निकल नहीं रही है, और बस
ठंड लग रही है, लेकिन आई कम फ्रॉम हिमाचल एक्चुअली। मेरे ओरिजिनल जो रूट्स हैं दे आर फ्रॉम हिमाचल। मेरे को तो ठंड पसंद है मुझे भी लेकिन सही बात है। लेकिन ठंड थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, तो या आई या कैन या अंडरस्टैंड या या कि या कैसा है। या तो सर हम स्टार्ट करेंगे अपने Sure. टॉपिक के साथ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम दैट वी आर करंटली एड्रेसिंग। जो आज का हमारा टॉपिक है, दिस इज अबाउट ड्रग मेनेस। व्हाट एग्जैक्टली इट इज? यार देखो, ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ये एक अनहिडन ट्रुथ है, क्योंकि एक तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आज भारत के बहुत सारे राज्य जो है वो इससे प्रभावित है। हिस्टोरिकली भी कहूंगा प्रभावित रहे हैं, बट आज का स्पेशली 2010 के बाद का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। इट इज रियली डेंजरस, स्पेशली पंजाब एंड कश्मीर ऑल्सो। पिछले 4 सालों में कश्मीर में इतनी बुरी प्रॉब्लम है। कुछ कहानियां बताना चाहता हूं ड्रग्स से रिलेटेड। मेरी खुद भी काफी केस स्टडीज रही हैं, बहुत शानदार मैंने किताब पढ़ी थी ड्रग मेनेस को लेकर। क्या था कि एक लड़का, और ये बता दूं कि ये जो स्टोरीज है ना बहुत लोगों के साथ ऐसी हुई है, ठीक है। उस लड़के की शादी हुई, पंजाब का ही था, नाम मैं किसी का यहाँ पे नहीं लूंगा, बट पंजाब का वो लड़का था। और अब उसको किसी ने बोला कि चल यार हीरोइन ले ले। एक बार उसने लिया, उसकी शादी आदि हो गई थी, जस्ट उसकी शादी कंप्लीट हुई थी। फिर जब उसने हीरोइन लिया तो हम सबको पता है किस तरीके से ब्रेन हमारा काम करता है, डोपामिन इफेक्ट, राइट। तो फिर उसको और ज्यादा उसकी जरूरत पड़ी, राइट। वो और ज्यादा लेता गया। फिर उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो धीमे धीमे वो अपने परिवार से कटने लगा। तो अब जब कटने लगा, पैसे लिमिटेड थे, पैसे चाहिए उसको। तो फिर उसने कहा कि पैसे तो है नहीं, क्या करेंगे, मैं सारी सैलरी जो है, और तब तक काफी परिवार में भी डिफरेंसेस आने लगे थे। तो फिर उनके पत्नी की सरकारी जॉब थी, उनसे पैसा लेता था वो कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसा दो। एक बार उनके बेटा, जो छोटा बेटा था जस्ट पैदा, वो गिर गया था, तो उसने उसको बचाने के बजाय उसका कड़ा हाथ से निकाल लिया जो सोने का था, कि मैं तो इसको बेचूंगा, राइट। और उसके बाद इतनी बुरी प्रॉब्लम, मतलब वो सुबह उठता, नशा करता, काम वाम तो भूल जाओ, शाम को नशा करता, दोपहर में नशा करता। उसने एक एफडी करवाई थी, उनकी जो मदर थी वो तोड़ दी। तो एफडी के पैसे उसने 2.5 लाख पूरे उड़ा दिए कि हीरोइन लगाऊंगा। नसों में इंजेक्शन, बेसिकली 2 तरीके से ड्रग्स लिया जाता है, एक ओरली और एक नसों में डाल के। वीन्स में जल्दी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड में बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है। हाँ, ब्लड स्ट्रीम में वो ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है। बिल्कुल, तो ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है। तो उसने पूरे, मतलब समझ लो कि इंजेक्शन हाथ से लेकर प्राइवेट पार्ट से लेकर ये पूरा उसका सूज गया था, ये गलने लगा था मांस, तो मरने जैसी हालत हो गई थी। और फिर कहीं जाके उसको हेल्प पे वो जागा, और उसके बाद फिर रिहैब किया उसने। और ऐसी बहुत सारी कहानियां। एक कहानी, मैं तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था सुन के, कि एक बार, मतलब एक ऐसे ही लड़का था, वो भी हालांकि अभी उबर चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समय पे उबर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ एक लाइफ लॉन्ग रहता है। और उसने तो अपनी, उसकी माँ बीमार थी, वो मतलब डेथ बेड पे थी, बट उसने जाके अपनी माँ को बहुत मारा और बोला कि जो भी है दे दो, मंगलसूत्र ले लिए, सब ले लिए, नशा कर रहा है। और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इस तरीके की केसेस जो है, ये तो 1-2 है, और ऐसे बहुत सारे केसेस, ढेरों केसेस मिल जाएंगे। कश्मीर में जो आज की इतनी बुरी हालत है, अनंतनाग और कुपवाड़ा रीजन में काफी ज्यादा जो है वो ड्रग, हाँ। तो पिछले 4 सालों में 11,000 के करीब तो एफआईआर सिर्फ और सिर्फ। और वैसे तो मैं बहुत ज्यादा ऑफिशियल आंकड़े पे इसलिए नहीं जाता हूं, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है ना, अनरिपोर्टेड होते हैं वो। तो खाली 4-5% जो रिपोर्ट होता है अनरिपोर्टेड, तो पता नहीं कितना है। अभी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि पंजाब में 2/3, मतलब हर तीसरा में से, मतलब जो 2 फैमिलीज हैं, हर एक फैमिली में एक ड्रग एडिक्ट आपको मिल ही जाएगा। इतनी बुरी हालत है, 2/3 फैमिलीज में वहां पर ड्रग एडिक्ट मिलेंगे। और ये सिर्फ, इट्स नॉट अबाउट पंजाब, कश्मीर, ये हर जगह है। ये आपको मुंबई में बहुत ज्यादा इसका प्रचलन बढ़ रहा है, बस इसकी बात नहीं होती, बहुत ही ज्यादा दुखद है। साउथ इंडिया में इसका कई जगह, नॉर्थ ईस्ट, आसाम और पंजाब बहुत ज्यादा इससे प्रभावित है। तो ड्रग्स की प्रॉब्लम, ड्रग मेनेस भारत में बहुत बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज के बाद ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और इसको तुरंत एड्रेस करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं जहां से एक चीज समझ पा रहा हूं, 2 रीजंस हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोग्राफिक रीजंस, डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए ड्रग का यूज करना एज ए ड्रग वॉरफेयर। दूसरा, एज ए रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इसको यूज करना। जहाँ पे बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पे डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि
जो बॉर्डर पे जो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उसके साथ जो हमारा जो बॉर्डर लगता है, राजस्थान के साथ लगता है, पंजाब के साथ लगता है, कश्मीर के साथ लगता है, गुजरात के साथ लगता है, Right. वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिकिंग ज़्यादा होती है इस चीज़ों की। आई विल कम टू द पॉइंट, मैंने क्यों कहा कि वो डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए और वहाँ पे जोग्राफिकल बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए। सेकेंडली, जो मुंबई और जो ऐसी सिटीज़ जो हैं जो कि टायर 1 सिटीज़ है जहाँ पे लोग ऐसे थोड़े से अफोर्ड कर सकते हैं रिच टाइप ऑफ ड्रग्स, वहाँ पे वो उसको रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए रहते हैं। Exactly. कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि ज्योग्राफी चेंज करने के लिए, इट विल बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल बट आई कैन से कि पाकिस्तान से जो ड्रग आता है, तो वहाँ से जो ड्रग आता है, इट इज़ फॉर मेन पर्पसेस कि यूथ को किस तरीके से वहाँ से चेंज किया जा सके, उसको इफेक्ट किया जा सके कि वो इंडिया के लिए they would not be very much helpful. Would that be right to say, sir? ये बिल्कुल, देखिए हर्ष, मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, देखो भारत एक बदकिस्मत देश ड्रग्स के मामले में रहेगा, क्योंकि इधर है गोल्डन ट्रायंगल और इधर है गोल्डन क्रिसेंट। पाकिस्तान में ड्रग्स बनता नहीं है, ठीक है। 90% ड्रग्स प्रोड्यूस होता है अफगानिस्तान के पहाड़ी एरिया में, और ये हिस्टोरिकली, अगर तुम चाहोगे तो मैं हिस्टोरिक बैकग्राउंड टच कर लेता हूं, तो हिस्टोरिकली भी तो यार देखो, हिस्टोरिकली ऐसा है कि भारत में ड्रग्स, अलेक्जेंडर, ओपीएम की खेती बहुत होती है, अलेक्जेंडर लेके आया था, बैटल ऑफ हाइडस पास हुई थी, पोरस से लड़ा, उसने बोला कि लो भैया ओपीएम लो, ठीक है। तो वहां से मतलब बेसिकली भारत का जो इंट्रोडक्शन है वो अलेक्जेंडर टाइम से हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर राइट, हाँ, तो पर्शियन, उधर ईरान साइड, क्योंकि देखो भारत कहां पे आता है, भारत बीच में, किसके बीच में, इधर है गोल्डन ट्रायंगल और इधर है गोल्डन क्रिसेंट। अब ये गोल्डन क्रिसेंट जो है और गोल्डन ट्रायंगल जो है, ये ड्रग्स के हब है, राइट, ये ड्रग्स के हब है। और देखो यार, कहीं पे बॉर्डर पे अगर कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस हो रही है ना, तो पड़ोसी में जहां पे डिमांड ज्यादा है वो होता ही होता है, ठीक है। तो अगर हम डेमोग्राफी भी चेंज कर देंगे ना, तो उससे इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कैसे, मतलब क्योंकि पाकिस्तान तो वही रहने वाला है हमेशा से, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी इसमें हम बाद में आएंगे, तो मैं हिस्टोरिकली बता रहा था। फिर उसके बाद मुगल्स आए, यानी अकबरी में भी इसको हमको काफी रिकॉर्ड्स लिखते हैं ओपीएम के, काफी इसके अच्छे। देखिए ड्रग्स एक्चुअल में भारत सरकार जो है वो ड्रग्स को, ओपीएम को स्पेशली, क्योंकि ओपीएम का यूज बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, तो ओपीएम को भारत ने लीगलाइज किया हुआ यूज करना, क्योंकि देखो ओपीएम से बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती है जो ठीक है, बट वही कहता है ना कि अगर वो इलीगली लिया जाता तो डेंजरस है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और जब ब्रिटिशर आए, वहां से खेल बिगड़ गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब ब्रिटिशर को चाहिए था पैसा, बहुत पैसा उनको चाहिए था, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कौन क्या कर रहा है, कोई मर रहा है, जी रहा है। वॉरेन हेस्टिंग आया 1767 में, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला दिया, ठीक है। इधर वो हाँ, तो इधर क्या है, चाइना साइड जो है और पूरा ये नॉर्थ, मतलब साउथ ईस्ट एशियन है, स्पेशली म्यांमार हो गया और ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना, वहां पे इसकी पकड़ बन गई। जो ब्रिटिशर थे वहां पे ये आराम से जो है वो ड्रग्स उगाते थे, मतलब ड्रग्स बेसिकली यहां पे बेचते थे, भारत से उगा के वहां पे बेचते थे, और वो बोलते थे कि तुम चाय दो, राइट। और उसकी वजह से जब चाइना को ये पता चला कि हमारी पूरी पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट हो गई है, तो फिर चाइना ने विद्रोह किया, लेकिन ब्रिटिश ने उनको मार पीट के बराबर कर दिया, और वो चलता रहा। और उसका रीजन ये, उसका नतीजा ये हुआ कि इधर जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है वो कभी ड्रग्स के जंजाल से उबर ही नहीं पाए, जिसकी एक्चुअल में उनको लत ब्रिटिश ने लगाई थी, ठीक है। और आज भी जो साउथ ईस्ट एशियन है, वहां पे जो म्यांमार है, सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है वो वहीं जाता है। अब कमिंग बैक 1947 के बाद क्या हुआ, 1947 फिर अमेरिका पिक्चर में आ गया 1907, और सीआईए ने फिर वहां पे बैंड बजानी शुरू कर दी। सीआईए ने कहा कि भैया ऐसा है एकदम, हाँ, उन्होंने अपनी कंपनी पे फर्जी कंपनी बना दी, ठीक है। डेस्मंड फिट्जरएल्ड जो है वो सीआईए के ऑफिसर, उन्होंने कहा कि भाई एक काम कर, तू ये हम तेरे को वेपन देंगे ताकि तू चाइना से लड़ सके, ठीक है, तू कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ सके, बदले में क्या, ड्रग्स उगाता रहे, क्योंकि वहां पे सप्लाई थी। तो बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन नेशन उस क्लचेस से कभी बाहर उबर ही नहीं पाया। अब प्रॉब्लम यह है कि वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड भारत में है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी वही हिसाब किताब। अफगान जैसे पर्शिया में बहुत, मतलब 1500 साल पहले से ओपीएम जो है वहां से उगाया जा रहा है। अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा ओपीएम उगाया जाता है। और पाकिस्तान और भारत की हिस्ट्री ऐसी रही है कि मतलब कुछ भी पाकिस्तान जो है भारत को डिस्टेबलाइज करने से मतलब उससे पहले चुकेगा नहीं। सेकेंड पॉइंट ये है कि इससे एडिशनल इनकम बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पैसा। मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब में जो ड्रग आता है पाकिस्तान से, ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट से,
तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए किलो होती है। लेकिन जब तक वो पंजाब में एंटर करता है तो उसकी वही कीमत 70 लाख 1 किलो हो जाती है, और जब वो और ज्यादा स्प्रेड होता है तो 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ड्रग्स जो है, हाँ, तो ड्रग्स बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट, स्पेशली अगर इलीगली, तो बहुत ज्यादा, तो इसमें भी यूथ जो है, अब भाई देखो इसमें डायरेक्टली जो रिलेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट से है। ठीक है, वहां पे रोजगार नहीं है, और पंजाब साइड में बहुत दिक्कत है, इंडस्ट्रीज नहीं है। हालांकि पंजाब एक ऐसा एक ऐसा प्रदेश मुझे लगता है कि अगर उसको अच्छे से डेवलप किया जाए तो वो पूरे भारत की क्या पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करके रख सकता है। महाराजा रंजीत सिंह ने इतना बड़ा सिख एम्पायर बनाया था कि उस समय की जो सेना थी वो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर थी, मोस्ट डेवलप्ड रीजन था। और आज ये देख के बहुत ज्यादा दुख होता है। ठीक है, तो कमिंग बैक, ये थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। तो कमिंग बैक टू की डेमोग्राफिक क्या चेंज होनी चाहिए, तो यार उससे इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा। 3,500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, वो कोई ना कोई और तरीका निकाल लेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं अमेरिका की बात करता हूं। अमेरिका में एक टाइम ऐसा आया था 1980s में कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, आधे से ज्यादा बच्चे ड्रग्स लेते थे। ठीक है, तो रोनाल्ड रीगन ने बोला कि वॉर ऑन ड्रग्स शुरू करो, पर उससे भी उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके निकाल ही दिए। साउथ अमेरिका में जबरदस्त ड्रग्स हुआ और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका आते ही रहा। फिलीपींस में भी यही किया था। दुतर्ते ने भी डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश की थी और उससे पहले उन्होंने कत्लेआम मचा दिया था, मतलब ड्रग्स के लिए, पर उससे भी कुछ खास फर्क हुआ नहीं। बेसिकली यहां पे करना क्या होगा, अगर हमको इससे निपटना है तो पॉलिसी चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और दिमागी लेवल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें अभी हम आगे और भी बात करेंगे। जो टायर 1 सिटीज हैं, वहां पे इन चीजों का थोड़ा ज्यादा यूज होता है। वो इसलिए क्योंकि वहां पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं और लोग रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए इसको यूज करते हैं। वहाँ पे रिफाइंड ड्रग्स यूज होती हैं, कोकेन यूज होता है, हेरोइन यूज होता है, उस टाइप की चीजें यूज होती है। तो people who can afford them in the Tier 1 cities generally use them for the recreational purposes. Weed being one of them. तो अभी सर यहाँ से आपने बात समझाई हमें कि कैसे ड्रग्स आता है फ्रॉम द South Asian countries, Afghanistan, Pakistan, and that is and also from the Myanmar and the other countries as well. मैं आपसे सर ये थोड़ा सा चाहता हूँ पूछना कि आप थोड़ा सा जो गोल्डन क्रिसेंट है और जो गोल्डन ट्रायंगल है उसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। What exactly is the origin of that? ओके, मैं एक शहर से बात करना चाहूंगा यहाँ पे। पहले हम गोल्डन ट्रायंगल पे चलते हैं। एक मोरे शहर है, ठीक है, शायद नाम नहीं सुना होगा तुमने, सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं, किसी ने नहीं सुना होगा। मैं एक चीज उसके बारे में बताता हूँ। अभी Tier 1 की बात कर रहे थे, शहरों पे भी हम आते हैं। तो मोरे एक बहुत ही छोटा सा शहर है, 17,000 की पॉपुलेशन है, और ये मणिपुर में पड़ता है, राइट। और वहां पे जो टीम है पूरी भारत की, उसने, नारकोटिक्स टीम ने लगभग 3,000 करोड़ का ड्रग नेटवर्क जो है वो बस्ट किया, राइट। 3,000 किलो जो है वहां, हाँ, 3,000 किलो के ऊपर से वहां पे ड्रग्स मिले। और वहां पे सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि भयानक ड्रग्स की सप्लाई उस शहर से हो रही थी, भयानक तरीके से। वो शहर जो है वो एक सेंटर बन गया था, मोरे, ठीक है। तो बात यह है कि अब वो Tier 3 सिटी है, ठीक है, बहुत डेवलपमेंट नहीं है, बहुत दिक्कतें हैं वहां पे, प्रॉब्लम है, राइट। अब जहां तक गोल्डन क्रेसेंट का, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट का सवाल है, तो गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आते हैं, ठीक है। थाईलैंड, जिसको हम पहले बर्मा कहते थे, सॉरी म्यांमार, जिसको हम पहले बर्मा कहते थे, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस। बेसिकली कंबोडिया, लाओस और म्यांमार ही मेन है, बट उसको हम थाईलैंड भी, बेसिकली जितना भी पूरा सर्कल है ना साउथ ईस्ट एशिया का, वहां पे ये है, मतलब एक तरीके से वो ड्रग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का प्रेजेंस रहा है तो CIA का इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो वो उस तरीके से। तो बेसिकली इन 3 शहर से बेसिकली 90% जो प्रोडक्शन होता है वो म्यांमार में होता है। और जैसा कि मैंने शहर अभी मोरे का नाम लिया, तो ये छोटे छोटे शहर, ये चेक पॉइंट्स है। अब भारत और म्यांमार के बॉर्डर पे उतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, ना ही इतना ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का, ठीक है। तो वहां पे करप्शन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, राइट। आसानी से जो है वो बॉर्डर पोरस है, तो ये सप्लाई जो है वो निकल जाती है, इसीलिए भारत में ड्रग्स भी आ रहा है। तो करप्शन की एक दिक्कत है। म्यांमार में ये सब शुरू कैसे हुआ, गोल्डन ट्रायंगल में सब शुरू कैसे हुआ? तो इसमें ब्रिटिश का तो हाथ है ही है। ब्रिटेन बहुत पहले से ही यहां पे इन जगह पे ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, और ब्रिटेन भारत के ही एरिया को, स्पेशली बिहार, बंगाल और उड़ीसा को यहां पे बोलता था कि तुम ओपीएम उगाओ, तुम ये ड्रग्स उगाओ और इसको हम बेचेंगे
चाइना या साउथ ईस्ट एशियन नेशन में, और वहां से फिर जो चाय है, ठीक है, वो हम लाएंगे वहां से, बहुत सारी चीजें मतलब एक तरीके से एक्सचेंज करने के लिए, राइट। तो अब क्या हुआ कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश कमजोर पड़ गया, फिर CIA आ गया, अमेरिका आ गया, ठीक है। तो अब अमेरिका को इस एरिया में प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ानी थी, ठीक है। अमेरिका का ये प्रॉब्लम रहती है कि उसको हर जगह प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ानी है। तो फिर अमेरिका जो है उसने बर्मा में एक कंपनी बनाई, ओवरसीज कंपनी, कुछ ऐसा नाम था, नाम एक्चुअली भूल रहा हूं, बट एक कंपनी बनाई और उसमें यह था, और वो अमेरिका की कंपनी थी, बट ये किसी को मालूम नहीं चलने दिया। और उसमें यह था कि दैट वाज रन बाय CIA, या दैट वाज टोटली रन बाय CIA। और उसमें यह था कि एक काम करिए आप, क्योंकि वेपन्स की जरूरत थी। वेपन्स की क्यों जरूरत थी? क्योंकि वहां पे चाइना जो है वो डर था वहां पे कि कम्युनिज्म ना आ जाए, और वहां पे कॉमिंटांग पार्टी जो है फाइट कर रही थी। तो अमेरिका कह रहा था कि आप ड्रग्स सप्लाई करते रहो और हम जो आपको वेपन्स देते रहेंगे। अभी लगातार चलता गया। अमेरिका बहुत पैसे दे रहा था इस पे। वियतनाम वॉर आया, वियतनाम वॉर में अमेरिका तो बाहर चला गया, बट यहां पे ड्रग्स की खेती जो है वो होती रही, ठीक है। उसके बाद अब इनके पास, मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा वो थी, सप्लाई थी, ठीक है। म्यांमार बिल्कुल ज्योग्राफिकली की बात करें तो बहुत ही आइडियल एरिया है, वहां पे अच्छा ओपीएम जो है वो, अच्छी क्वालिटी का ओपीएम जो है वो उगता है। अमेरिका चला गया, पहले अमेरिका यूज कर रही थी, अमेरिका सप्लाई कर रही थी, अमेरिका यहां से निकल गया, किसको बेचे, ठीक है। भारत था, भारत में भी ये प्रॉब्लम रही थी, बट उस लेवल पे नहीं रही थी, ठीक है। तो बॉर्डर वल्नरेबिलिटीज का यूज करके इन देशों ने भारत में ड्रग्स सप्लाई करना शुरू किया, ठीक है। और आज हालत यह है कि आसाम में बहुत, एक मतलब काफी, बहुत तो नहीं कहूंगा, बट हां, आसाम और पंजाब, ये दो आज ऐसे राज्य हैं जो ड्रग्स की चपेट में हैं। और इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये प्रॉब्लम है इन्हीं 3 देशों की वजह से, ठीक है। अच्छी खासी यहां पे सप्लाई रहती है, राइट। अब गोल्डन क्रेसेंट पे आ जाओ। गोल्डन क्रेसेंट में बेसिकली ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, राइट। मेन जो बल्क प्रोडक्शन होता है उसमें भी, वहां पे भी अमेरिका इन्वॉल्व है। मेन बल्क प्रोडक्शन अफगानिस्तान में होता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में अच्छा खासा बल्क प्रोडक्शन होता है, तगड़े से वहां पे प्रोडक्शन होता है, वो फिर पाकिस्तान लाया जाता है। और पाकिस्तान से अगेन, अब देखो पाकिस्तान में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले जो पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, पंजाब वाला बॉर्डर, वो ज्यादा सिक्योर्ड है। बट फिर भी क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी और हिस्ट्री हमारी ऐसी रही है, स्पेशली पंजाब की हिस्ट्री, क्योंकि जब बंटवारा हुआ हमारा तो पंजाब भी बटा, है ना। राजस्थान नहीं बटा, गुजरात नहीं बटा, बट पंजाब बटा, ठीक है। पंजाब का डिवीजन हुआ, राइट, हाँ। तो वो कुछ इस तरीके से प्ले करता है कि वहां के लोग जो है वो यहाँ की वल्नरेबिलिटीज और यहाँ के भी ज्योग्राफिकल लोकेशन को वाकिफ है। हालांकि वो डायरेक्ट बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आते, लेकिन हाँ ये है कि उनका प्रॉपर नेटवर्क होता है। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे हमने उड़ता पंजाब में देखा था कि वो ऐसे लेते हैं और फेंक देते हैं, और बाकी यहां पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है, और वो फिर फर्दर जो है वो स्प्रेड होता जाता है, और फिर वो घर घर तक पहुंच जाता है, गलियों में पहुंच जाता है, ठीक है। पंजाब में ये है। मैं एक रिकमेंड करूंगा कि अभी मोजो स्टोरी ने एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप वो जरूर देखें कि किस तरीके से वहां पे पंजाब के जगह जगह पे ड्रग्स जो है वो सप्लाई हो रहा है। मैं हर जगह नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है। अब हिस्टोरिकली भी अगर तुम देखो तो जैसे हमारा रिलेशंस इन सारे देशों से रहा है, मतलब खैर पाकिस्तान तो भारत का ही पार्ट था, ठीक है। हिस्टोरिकली भी देखो तो ड्रग्स की प्रॉब्लम स्पेशली गोल्डन क्रेसेंट में ये रही है, क्योंकि ब्रिटिशर को ओपीएम चाहिए था, अफगानिस्तान से ओपीएम मिलता था बढ़िया तरीके से, और इधर जो क्या कहते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वहां से ओपीएम मिलता था बढ़िया तरीके से, और ब्रिटिशर उसको सप्लाई करते थे, ठीक है। खूब बढ़िया, खूब अच्छा खासा पैसा कमाते थे, और अपने रिसोर्सेस का भी पैसा, मतलब जो यहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी पैसा जो है वो निकालते थे, ठीक है। अब वो लोग तो चले गए, बट वो प्रॉब्लम जो है वो यहां पे रह गई। और ड्रग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी कभी भी डिमांड बंद होगी ही नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसा करता है दिमाग के साथ, राइट, किस इस तरीके से वो आपको हिट देता है, डोपामिन हिट देता है, कि वो मतलब वही है ना कि उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ती ही जाएगी और डिमांड उसकी हमेशा ही ज्यादा रहेगी, है ना। और इसीलिए वो इतना ज्यादा, क्योंकि अब वो इलीगल है, ब्लैक मनी, तो इसीलिए मतलब ब्लैक मार्केट में बिकता है वो, तो इसीलिए उसकी जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा है ना। तो ऐसे ये इधर गोल्डन क्रेसेंट और इधर गोल्डन ट्रायंगल। अब भारत की बदकिस्मती ये कि हम सैंडविच्ड हैं इन दोनों जगह पे, मेन जो सप्लाई सेंटर दोनों साइड से हैं, हम बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इधर से ड्रग्स आ रहा है, इधर से ड्रग्स आ रहा है, और फिर पूरे भारत में नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड हो जा रहा है ना। तो अब वही बात यहां पे मैं बोलूंगा कि जैसे अगर सरकार सख्त हो जाए तो मंदिर से कोई एक चप्पल भी नहीं चुरा सकता, तो वही हिसाब किताब है कि अगर सरकार सख्त हो जाए तो कुछ भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
बट हम सबको पता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पुलिस और इस तरीके का नेक्सस जो है वो काम करता है। पाब्लो एस्कोबार ने पूरी पार्लियामेंट को खरीद लिया था, ठीक है, मतलब पूरी सरकार खरीद ली थी कि मैं सरकार चलाऊंगा कोलंबिया की, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, है ना। इनफैक्ट जो लिखोजो जू है, जो बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड था, बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था, उसको पकड़ा था नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से, ठीक है, जिस लेडी ने पकड़ा था उसको गैलेंट्री अवार्ड मिला, छोड़ दिया उसे, बाद में छूट गया वो। तो बात इतनी सी है कि इसमें जो ये गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन क्रिसेंट है, मेन सप्लाई यहीं से ही आती है। भारत में जो प्रोडक्शन होता है वो भारत सरकार करती है एनडीपीएस एक्ट के तहत। भारत, क्योंकि जो ड्रग होता है, जो पॉपी प्लांट होता है, ओपीएम का स्पेशली, ठीक है, जो पॉपी सीड होता है, उसके ऊपर से जो गम निकलता है ना, उसमें मॉर्फिन होता है, और मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है, उसमें कोडीन होता है जो कि कॉफ सिरप के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो उसमें से इंग्रेडिएंट्स निकलते हैं वो बड़े बढ़िया रहते हैं, मतलब बड़े उसका यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो भारत में तो रेगुलेटेड है काफी हद तक, हालांकि भारत में भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इंटरनली भी दिक्कतें हैं, बट हाँ, मेन जो प्रॉब्लम है वो इधर से ही है, हमारी गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, और यहां पे भारत को बहुत ज्यादा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। सर, आपने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बहुत अच्छी बताई। आपने बताया कि ड्रग्स किस तरीके से यहाँ से दूसरी साइड से आता है। ड्रोन्स का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग पड़ा है टू सप्लाई ड्रग्स इन टू ट्रैफिक ड्रग्स। अब ड्रोन्स का इस तरीके से भी यूज़ होने लग पड़ा है कि वहाँ से तो सप्लाई हो रही है, लेकिन हमें शायद खुद को भी, हमारे इंडिया को भी, इंडियन बॉर्डर्स को भी इस तरीके से सील करना चाहिए कि जो एंटी ड्रोन कुछ फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इंट्रोड्यूस कर सकें। और क्या तरीके होते हैं सर जिससे ड्रग्स इनसे यहाँ पे ट्रैफिक किया जाता है? यार सबसे बड़ा जो देखो, कभी खुले में तो बिकेगा नहीं, ठीक है, तो तरीके तो यार डार्क इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। 70% जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो डार्क इंटरनेट के थ्रू होती है। ट्रांजैक्शंस आजकल क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी, देखो इन जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, हमको ये समझना पड़ेगा, इनके पास अतः पैसा है ना, क्योंकि ड्रग्स आपको बहुत पैसे देता है। पाब्लो एस्कोबार हो चाहे एल चैपो हो, ठीक है, वो तो वहां की बात खुल गई, लेकिन भारत में भी ऐसे बहुत सारे ड्रग लॉर्ड हैं जिनके पास इतना ज्यादा पैसा है वो किसी को भी खरीद सकते हैं। अब जहां पैसा आता है वहां पे करप्शन आती है। या तो आप इतने ज्यादा एथिकल हो कि आप अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे, ठीक है, बट ये सतयुग तो चल नहीं रहा, ये कलयुग है, राइट। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे नए नए तरीके, बहुत सारे तरीके हैं यार। मैंने बताया ना कि एक तो जो बॉर्डर है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है, अब तो काफी ज्यादा सिक्योरिटी हो गई है, बट फिर भी बहुत ज्यादा उसको सिक्योर करने की जरूरत है। जैसा कि डार्क इंटरनेट है, डार्क इंटरनेट के थ्रू काफी पेडलर्स हैं जिनसे कनेक्ट किया जाता है ड्रग्स के लिए। और देखो पंजाब की मैं इसलिए बात करूंगा ना, क्योंकि पंजाब में ड्रग्स खुला बिक रहा है यार, और ये कोई वो नहीं है। अगर पुलिस रेड मारने जाए, एक तो प्रॉब्लम ये भी होती है ना कि नेटवर्क्स इतना खतरनाक हो गया है, ये लोग जो होते हैं ना, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये इनकी टीम या ये बहुत ही इनकी सोच जो होती है ना, वो काफी ज्यादा आगे होती है इनफैक्ट, ठीक है, इनको सब कुछ पता रहता है। फिर अंदर के डिपार्टमेंट से भी काफी लीक्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से उस तरीके से दबिश नहीं हो पाती है। बट बात ये है, बट बात ये है कि जो नेटवर्किंग होती है इसमें मेन काम होता है, ठीक है। एक बार ड्रग्स अंदर आ गया, वहीं पे एंट्री पॉइंट पे रोकना है, लेकिन अगर एक बार आ गया, जो कि भारत में आसानी से आ रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क है। पंजाब में मैंने बताया ना कि कितने लोग, अभी मैंने लेक्चर लिया था कि कितनी औरतें इन्वॉल्व है उसमें, और उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। कितनी औरतें इन्वॉल्व हैं, वो छोटी बच्ची 18-19 साल की, वो अपना लोन देने के लिए वो काम कर रही है, वो इतनी बुरी हालत है इस समय। और सिर्फ पंजाब की नहीं, और भी जैसे कश्मीर की बहुत बुरी हालत है, आसाम की अच्छी हालत नहीं है। मैंने बताया ना कि सबसे दुर्भाग्य ये है कि इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस पे अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, और अगर ड्रग्स को पूरी तरीके से हटाना है तो इसका एक ही तरीका है हर्ष, कि अवेयरनेस फैलाओ, और कोई भी तरीका नहीं है, और हम वहीं पे ही मात खा रहे हैं, है ना। तो इसका जो मेन है, टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ड्रोन है, वो तो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रग्स आएगा। ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत सारे हैं, बट डार्क इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इसको क्रिप्टो करेंसीज का बहुत ज्यादा यूज होता है, बाकी अपने भी उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, है ना। मैं देख रहा था एक रिपोर्ट में देख रहा था, तो जो एल चैपो है वो ऑपरेशन करवाता था, और वो जो बॉडी पार्ट्स है उसमें घुसा देता था ड्रग्स की थैलियां, ठीक है, कि वहां पे वो उस तरीके से ट्रैफिक होता था। तो इस तरीके से आसानी से ड्रग्स भारत में आ जाता है, और ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है।
आपने सर काफ़ी सारी बातें बताई कि ड्रग किस तरीके से यहाँ पे इंडिया में आता है। आपने डार्कनेट का सोर्स बताया, करप्शन का बहुत बड़ा एक रीज़न बताया, करप्शन सबसे आपने बड़ा। और भी कई सारे तरीके बताए जिसे ह्यूमंस के थ्रू यहाँ पे ड्रग लाया जाता। मेरे 2-3 सर यहाँ पे इनपुट्स रहेंगे। सर करप्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ड्रग मेनेज एग्जिस्ट करता है पंजाब में। राइट। वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी आयरॉनिक कि पंजाब में ड्रग का प्रोडक्शन इन द फर्स्ट प्लेस होता ही नहीं है। नहीं होता है, ये बाहर से वहाँ पे आता है। ड्रग उगाए मतलब जो जो पॉपी पॉपी की सीड्स जो नहीं होती। प्रोडक्शन है वो नहीं की जाती। नाउ जो इनका जो साइकिल है, जिस तरीके से इसको प्रोपेगेट किया जाता है, जिस तरीके से इसको स्प्रेड किया जाता है, ड्रग को स्प्रेड किया जाता है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, मैं यहाँ पे किसी बिल्कुल। का भी नाम नहीं लूंगा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ट्रबल। अगर आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, पुलिस का सपोर्ट नहीं है, आई नहीं एम होता। सॉरी टू से, बट ये पॉसिबल नहीं है इसको किसी भी अगर प्रोपेगेट करना, अगर वैसा आपके पास सपोर्ट नहीं होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, दैट इज अनदर थिंग। डिमांड एंड सप्लाई की सर मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ। अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, बिल्कुल, बहुत right? सही बात बोली। लेकिन डिमांड है तो सप्लाई है। आई वॉज गोइंग थ्रू सम रिपोर्ट्स एंड दे सेड कि जो बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सिटीज दैट आर इनसाइड द स्टेट्स एंड इनसाइड द स्टेट्स। बिल्कुल। अब उसमें जम्मू भी है, JNK भी है, उसमें पंजाब भी है एंड नॉर्थ ईस्ट की भी है। Why? Because border areas are not so developed. Exactly. वहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन नहीं है लोगों के पास, वहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, एंड लोग उसके लिए दूसरे रास्ते अपनाते हैं। आई बिलीव कि अगर हमें इस चीज से बाहर निकलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल्सो नीड टू डेवलप आवर बॉर्डर एरियाज। अगर वहाँ पे उनको हम किसी तरीके से डेवलप कर सके, वहाँ के लोगों को रोजगार पहुंचा सके, तो लोग इसमें जाने से बचेंगे। आप बात कही कि वी नीड टू स्प्रेड द मैसेज। हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ड्रग का मेनेस क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि एग्जैक्टली ये काम है क्या। ये कोई मीठी टॉफी नहीं है जो कि आपको कोई हार्म नहीं करेगी। इट इज गोइंग टू इफेक्ट यू इन वन और सम अदर वे। तो इसी के साथ मैं जो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाले जो पॉइंट है, इसको खत्म करूंगा। अभी सर नेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा तो की फैक्टर्स दैट हैव लेड टू दिस ड्रग मेनेस। हमने तो इसके बारे में बात कर ली थी कि लोगों के पास रोजगार कम है, और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से जो ड्रग मेनेस है वो इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत सही बात कही तुमने हर्ष, बहुत बढ़िया बात कही अनएम्प्लॉयमेंट की। और सबसे बड़ा रीजन अनएम्प्लॉयमेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज अंडर डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। बॉर्डर एरियाज डेवलप नहीं है। पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है पता है? 22.5%। देश का 17.5% है। राइट। जहां की मैंने बात की मोरे की, वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45% है। आधे से ज्यादा लोग, 100 में से 45 लोग अनएम्प्लॉयड है। पंजाब में 100 में से 22 लोग, पंजाब में इंडस्ट्रीज नहीं है। यूथ सुबह उठता है, युवा, मैं बता तो ना हूं कि मुझे इतना दुख होता है कि पंजाब जैसा राज्य जो कि मतलब भारत का मुकुट है एक तरीके से, पंजाब मतलब एक अगर किसी भी देश को डेवलप करना है तो आपको नदियां चाहिए, और पंजाब में इतनी नदियां हैं, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज है आपके डेवलपमेंट की, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक डेवलपमेंट नहीं रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। एक तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा करना पड़ेगा। सेकेंडली जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा मैं ये भी बोलूंगा कि ये मुझे बहुत दुख होता है, पंजाब में ना कहीं वहां के जो गाने हैं, जिस तरीके से वहां पे गाने बनते हैं, गन कल्चर को काफी प्रमोट किया जाता है वहां पे, ड्रग्स कल्चर को उनके गानों में इतना भी इन्ना भी ना डोप शोप मार, तो ये चीजें हमको ऊपरी सतह पे लगता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे देखो युवाओं का, क्योंकि तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो खुद ही हर्ष, तुमको पता है कि हमारा माइंड कितना वल्नरेबल होता है 17-18 साल में, है ना, और उसको कंडीशन करना बहुत आसान होता है, और जो युवा देखेगा वही कर जाएगा, है ना। अब उसको दिख रहा है, अब उसके पास इतना पैसा तो है नहीं हर किसी के पास कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज कर ले। हम सब नॉर्मल है, हम लोगों की तरह, ठीक है। तो वो जो भी टीवी पे देखेगा, जो भी मोबाइल पे देखेगा, इंटरनेट सस्ता हो गया है, उसका वही दिमाग जाएगा। अब
ज्यादातर जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, जो ड्रग्स कर रहे हैं पंजाब में, वो 15 से 35 साल के बीच में है। ठीक है, ठीक है, काफी अच्छा, एक मतलब 70% के आसपास ये आंकड़ा है, डेटा है। तो अब यहां पे होता क्या है कि एक युवा जो है, ठीक है, उसके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है करने को, तो दोस्तों के पास गया, बोला कि ये ले ले, और उसके बाद फिर वहां से उसकी जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है। थर्ड, एक मनी फैक्टर बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि ड्रग्स में बहुत ज्यादा पैसा है, हद से ज्यादा पैसा है। इलीगल चीजों में हमेशा पैसा होता ही है। ठीक है, तो एक जो मनी फैक्टर है, और इसमें हर कोई इन्वॉल्व है। जब पैसा आता है तो इसमें पॉलिटिक्स, जैसे अभी पंजाब में कुछ पुलिस, शायद 68 या 70 पुलिस वालों की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, कि उसमें इन्वॉल्व पाए गए थे, राइट। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो मनी फैक्टर है वो भी बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। और क्योंकि मैंने बताया कि अब ये डायरेक्टली लिंक्ड है अनएम्प्लॉयमेंट से, पैसा नहीं होगा तो भाई क्या करे, चलो यही बेच लो, ये पुड़िया जाके बेच लो। जैसे अभी वो लड़की की बच्ची के साथ हुआ था कि उसके पास इतना कर्ज है, बोला कि जाओ ये पुड़िया बेच लो, कोई बात नहीं, तुम 3-4 हजार कमा लोगे। एक और मैं कहानी बताता हूं, जो कि बहुत ज्यादा कहानी क्या, ये सच्चाई है कि इसमें होता क्या है ना, कि एक बार जब युवा को ड्रग्स की आदत लग जाती है, जैसे 18-19 साल का युवा अगर ड्रग्स कर रहा है, तो अब उसको तो पैसे चाहिए, पैसे खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो नौकरी तो है नहीं। तो फिर यही एजेंट्स जो है ना, इन्हीं युवाओं को रिक्रूट कर लेते हैं कि तुम आगे तक ड्रग्स बेचो, ठीक है, तुमको पैसे मिलेंगे, तुमको कोई चिंता नहीं है। ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर तो सीधा सीधा, और सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक इंसान क्या, एक पूरा परिवार क्या, एक पूरा कुनबा तबाह हो जाता है, एक पूरा देश तबाह हो जाता है, एक पूरा राज्य तबाह हो जाता है। हमने अन्ना हजारे का ये एग्जाम्पल देखा है। अन्ना हजारे रालेगांव सिद्धि से आते हैं। अन्ना हजारे जब मिलिट्री की नौकरी छोड़ के गए, छोड़ के क्या मतलब, उन्होंने जब उन्होंने वहां पे सोशल वर्क के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि उनके गांव में सब नशा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई, और बिलीव नहीं मानोगे कि वो गांव आज एक एग्जाम्पल बना है कि वहां जितने भी नशा वो सब छोड़ दिया, और अब वो नशा मुक्त कैंपेन या अवेयरनेस फैला रहे हैं कि क्यों नहीं करना है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है। पंजाब में होना क्या चाहिए कि पंजाब या कश्मीर या राजस्थान कहीं पे भी, क्योंकि पंजाब में प्रॉब्लम बड़ी है, इसलिए मैं बार बार वहां पे नाम ले रहा हूं कि वहां पे घर घर जाके सरकार को अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजना चाहिए। लगातार हर गली मोहल्ले में अवेयरनेस फैलाओ, जितना ज्यादा हो सके अवेयरनेस फैलाओ। फिर एक और बहुत बड़ा कारण है पॉलिटिकल वैक्यूम। ये पंजाब की बदकिस्मती रही है, वहां का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, और ये हर जगह पे भी होता है, जहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, ठीक है, वहां पे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो पंजाब में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जो शानदार लीडर्स आने चाहिए थे, वो आए नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हुए, तो वो चीज हमेशा एक उसमें कमी रह गई। और वहां से फिर एक पंजाब में इंसर्जेंसी की भी प्रॉब्लम रही है, उसका भी फायदा अच्छा खासा पाकिस्तान ने उठाया, तगड़े तरीके से उठाया। ठीक है, सप्लाई में तो इंसर्जेंसी की वजह से भी। अब देखो यहां पे क्या होता है ना, एक बार ड्रग्स अंदर आ गया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना जो है वो आसान रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टाफ है वो भी प्रॉपरली, अनफॉर्चुनेटली, इन केसेस से डील करने के लिए, मतलब कुछ ट्रेंड है, लेकिन बहुत सारा ना तो स्टाफ उतना है, ना ही उतना ट्रेनिंग है। मेरे हिसाब से तो होना यह चाहिए कि एक ड्रग्स के लिए एनफोर्समेंट एजेंसी अलग से ही बना देनी चाहिए, प्रॉपर एक अलग से बना देनी चाहिए। रिक्रूटमेंट निकालिए, लोगों को रखिए, और आप जो भी नेटवर्क है, ठीक है, उनको आप जो है वो बस्ट करिए। और जैसा कि मैंने बताया कि डार्क इंटरनेट एक बहुत बड़ा जो सोर्स है, ठीक है, बेसिकली जहां से सप्लाई हो रही है, जहां से कनेक्शन हो रहे हैं, उसको कट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सरकार को भी, या जो एजेंसीज है, ठीक है, जो ड्रग रेगुलेटरी, जो ड्रग एजेंसीज है, जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, दे हैव टू बकल अप, और उनको जिस तरीके से वो सोच रहे हैं उन्हीं तरीके से ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, पकड़ना बहुत आसान है, मैंने क्या बताया, आप जब वही कहते हैं ना कि पंजाब, मतलब बहुत सारे शहर ऐसे हैं जब जहां पे अंधेरा होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो शुरू हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये ओपन है, ऐसा नहीं कि छुप के हो रहा है। और फिर एक बहुत बड़ा कारण है वही गरीबी। इनफैक्ट ज्यादातर जगह जहां पे ड्रग्स की प्रॉब्लम है वहां पे गरीबी ज्यादा है, ठीक है, तो वो खैर अनएम्प्लॉयमेंट से ही रिलेट हो गया है ना। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से ड्रग्स प्रॉब्लम है जो ओरिजिनेट होती है। बट इसमें सबसे जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक ही चीज जो मेरे हिसाब से सबसे शानदार काम करेगी वो अवेयरनेस। अगर आप घर घर जाके लोगों को बता रहे हो। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक जो ड्रग एडिक्ट्स के साथ बिहेवियर है ना, वो हमारा बड़ा खराब रहता है ना। तो वो भी हमको चेंज करने की जरूरत है। कोई अगर ड्रग एडिक्ट है उससे प्यार से डील करो, अच्छे से समझाओ। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ड्रग एडिक्ट को एकदम
अभिशापित कि चलो यार तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा समाज में कोई जगह नहीं। तो ये भी हमको चेंज करने की जरूरत है, और ये सब होगा अवेयरनेस से। जिस तरीके की अवेयरनेस, जैसे अगर प्रधानमंत्री खुद आके ये बोल दे, है ना, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, मुझे बड़ी उम्मीदें थी, बट क्योंकि अब देखो हर्ष, ये तुम ज्यादा अच्छे से बता सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी भी उस तरीके से काम कर रही है, स्पेशली ड्रग्स रिलेटेड में, क्योंकि केसेस तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, जो काम होना चाहिए था, है ना। और ये बहुत ज्यादा दुखद बात है, क्योंकि ये एक बार बच्चे इस क्लच में फंस जाते हैं ना, इस ट्रैप में फंस गए ना, तो वो निकलना चाहते हैं, बट उनका दिमाग इस तरीके से हो जाता है, वो निकल नहीं पाते हैं। तो ये 7-8 कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो है यहाँ पे। राइट सर, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि किस तरीके से ये ड्रग मेनेस जो है एग्जिस्ट करती है, और इससे निकलने के इससे क्या रास्ते हो सकते हैं इससे निकलने के। अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होने वाला है कि गवर्नमेंट का रिस्पांस इसके लिए कैसा रहा है और क्या करना चाहिए, और जिससे कि ये ड्रग मेनेस की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस की जा सके। उससे पहले मैं साइकोलॉजिकली यहाँ पे चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि ड्रग कैसे एग्जैक्टली काम करती है। जब आप कोई भी ड्रग लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेस्ड ऑन डोपामीन सिस्टम, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है। अच्छा, डोपामीन क्या है? डोपामीन है एक न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जैक्टली। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करता है? हमारे दिमाग में साइनेप्सिस हैं, हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में साइनेप्सिस के थ्रू। हम मैं जो टेक्निकल हो जाएगा ये बात, तो मैं आपको थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो इंटरैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं विद साइनेप्सिस, बिल्कुल राइट, एंड बॉडी के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अब क्या होता है कि देयर इज ए लिम्बिक सिस्टम इन आवर ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। वहां पे there is a area called VTA, ventral tegmental area। वो एरिया स्पेसिफिकली डोपामीन के जो रिलीज है उसके लिए यूज किया जाता है। व्हाट हैपेंस जब आप कोई ड्रग ले रहे हैं, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मेटाम्फेटामीन। मेटाम्फेटामीन से क्या होता है? इट इज अ ड्रग दैट रिलीजेस डोपामीन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, राइट। अब जब आप ब्लड स्ट्रीम में आपके डोपामीन जब इंक्रीज होगा, तो डोपामीन करता क्या है? इट इंड्यूसेस प्लेजर। बिल्कुल। प्लेजर की जो सेंसेशन होती है, एक्चुअली डोपामीन रिलेटेड है रिवॉर्ड बिहेवियर से। अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको डोपामीन सप्लाई करता है जस्ट टू रिवॉर्ड यू कि ये काम आपको करना है। आपको खाना खाना है, प्यास लगी है, डोपामीन रिलीज होगा खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, ताकि आपको ये रिवॉर्ड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिले। आप करो उसको, ऐसा नहीं हो कि आप ना करो इसको। दिस इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना, आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब डोपामीन आपकी बॉडी में रिलीज होता है तो आपको प्लेजर की एक भावना आती है कि आपको अच्छा लग रहा है उससे। अब मेटाम्फेटामीन नॉर एड्रेनलिन की भी ब्लड स्ट्रीम में प्रोवाइड करता है। अब नॉर एड्रेनलिन क्या चीज करता है? इट इज फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करता है। यहाँ से फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स, या तो आप भाग जाओगे या तो फिर आप लड़ोगे, ये होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, प्यूपल्स को डायलेट कर देगा। तो मेटाम्फेटामीन इस तरीके से काम करता है। अच्छा, ये तो हो गया एक ड्रग की, ये ड्रग किस तरीके से काम करता है। ऐसे कई सारे ड्रग्स हैं जिनका फंक्शनिंग इस तरीके से की जाती है। तो ओवर द टाइम जो साइनेप्सिस हैं, साइनेप्सिस को आदत हो जाती है, वो सेंसिटाइज हो जाते हैं, उनकी सेंसिटिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, और आपको ओवर द टाइम ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स लेने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स लेते हैं, उससे आपको एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या होगा? आज आपने 5 ग्राम तो ले लिया, 5 ग्राम से फिर आपकी कल बात बनेगी ना, कल आपको चाहिए 10 ग्राम। ऐसे करते करते बढ़ती जाएगी। फिर जब आपको नहीं मिलेगा तो उसके फिर आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखने लगेंगे, हाथ कांपने लगेंगे,
आंखों से पानी निकलने लगे पड़ेगा, शिवरिंग होगी। आई बिलीव हम सभी ने वो रणवीर कपूर की वो कौन सी मूवी है वो जिसमें उन्होंने संजय दत्त किया, अच्छा, संजू। हाँ, संजू में देखा कि उनको कैसे विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो उस तरीके से विड्रॉल सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर आपको जब ड्रग्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्रग्स है महंगे, आप करोगे चोरी। बिल्कुल। चोरी करोगे तो वो हो जाएगा क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस हो जाओगे तो भैया बैठो जेल में। अब जेल तो चले गए, लेकिन वहां जाके आपकी क्या साइकोलॉजिकली आपकी जो आपका जो माइंडसेट है क्या वो इम्प्रूव हुआ? और खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बात बिल्कुल सही कही सर, कि हमें सबसे ज्यादा एंड फॉरमोस्ट जरूरत है लोगों को अवेयर करने की कि ये ड्रग प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी एग्जिस्ट करती है, एंड हमें इससे निकलने की जरूरत है, राइट? अभी सर, ओवर टू यू टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड कि गवर्नमेंट का क्या इसके ऊपर रोल रहा है और क्या रोल लेने चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस थोड़ा बहुत किया है इसको। ओवर टू यू सर। बहुत अच्छे से बताया तुमने हर्ष, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, किस तरीके से ब्रेन, क्योंकि मैं इस पे भी आने वाला था, और बहुत ही शानदार तरीके से, और मुझे भी कुछ नई चीजें इसमें पता चली हैं। तुमने संजू पिक्चर की बात की तो उसमें मुझे एक चीज याद आई। उसमें जो संजय दत्त को ड्रग एडिक्ट बनाता है, वो बंदा कभी ड्रग लेते ही नहीं, उससे कभी ड्रग्स ही नहीं लेते। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग आपको ना बुरे रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं ना, वो कभी वो बुरी चीज से हमेशा दूर रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब अवेयरनेस इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, ठीक है, तो I'm a teetotaler, मैं कोई शराब नहीं, कुछ नहीं पीता। तो मैं जब पार्टीज में जाता हूं, क्योंकि मुझे जाना पड़ता है, कभी बड़ी कंपनीज की पार्टी है कुछ, तो वहां पे सबके हाथ में एक एक बॉटल होती है या सब। तो अब क्या होता है कि वो मुझसे आके कहते हैं कि सर पी लीजिए, मैं सीधा मना कर देता हूं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा समाज पता नहीं क्या हो गया है कि अगर आप शराब नहीं पी रहे हो तो आपको ऐसे देखेंगे, सिगरेट नहीं पी रहे हो, मतलब पूरे दोस्त, पूरा सर्कल की शराब पी, सिगरेट पी, ये पी, वो पी, और ड्रग्स भी एक तरीके से आजकल का स्टेटस सिंबल हो गया। तो इसीलिए ही है ना हर्ष, तो यस सर, इसीलिए ही जो है आजकल बहुत ज्यादा अवेयरनेस जरूरी है लगातार। आप, और इनफैक्ट मैं परिवारों से भी ये बोलना चाहूंगा, क्या होता है ना कि कई बार ये एस्केपिज्म भी होता है। बच्चे अगर बहुत अकेले होते हैं ना, तो वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं। अब संगत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, बुरी है तो लग जाती है फिर कायदे से। तो इसीलिए कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि पेरेंट्स भी लगातार, जो भी आपके भाई बहन कुछ भी हो, वो आपके साथ रहे, है ना। बहुत अच्छी किताब मैंने पढ़ी थी ओशो की, संभोग से समाधि तक। तो उसमें लिखा था कि अगर हर किसी को प्यार मिले ना, तो दुनिया में कोई बुराई होगी ही नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जितना ज्यादा आप उसकी तरफ जाएंगे ना, तो ये सारी चीजों का जो यूज है वो अपने आप कम होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरी एक से बात कर रही थी, वो एडिक्ट था, मुझसे खैर कोप अप किया, तो कह रहा था कि सर मैं बहुत अकेला रहता था, मुझे कोई नहीं था, तो मुझे लगा चलो यही करके देख लेते हैं, इससे मुझे अपनी ही दुनिया में जाने का मौका मिलता था, मुझे बड़ी शांति मिलती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। और अब हर्ष, तुमने पूछा था कि दूसरा भारत सरकार क्या कर रही है। देखो, भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बट मैंने बताया ना कि इसमें हर किसी को साथ में आना पड़ेगा। सरकार यहां पे इनफैक्ट पंजाब सरकार ने भी नशा मुक्त पंजाब कैंपेन चलाई है। भारत ने 2020 में नशा मुक्त अभियान चलाया। भारत जो यूनाइटेड नेशन की डिफरेंट कन्वेंशन है, सिंगल नार्कोटिक जो 1961, उसका सिग्नेटरी है। यूएनओडीओसी, यूनाइटेड नेशन ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, उसका सिग्नेटरी है। यूएनटीओसी, इन सबका भारत ने बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हैं। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करने का मतलब ये होता है कि मान लो मैं यूनाइटेड नेशन पे कोई, अब जैसे ये ड्रग्स की बात है, ठीक है, तो अगर मैंने ये साइन किया है तो मुझे अपने लॉज उस रूल के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। और भारत में एनडीपीएस 1985 अभी तक का सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है ड्रग्स के लिए, ठीक है, उसमें सारे सेक्शन से जो है वो है। तो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। अभी 2018 का उन्होंने जो नेशनल मिशन चलाया ड्रग रिडक्शन का, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। निदान पोर्टल बहुत अच्छा सरकार ने बनाया है। उसमें क्या है कि जो ड्रग ऑफेंडर्स हैं उनकी सारी लिस्ट है, ठीक है। तो अगर कहीं पे दबिश मारनी होती है तो सबसे पहले इसी पोर्टल को ही देखा जाता है, ठीक है। एक ऐसी कोऑर्डिनेशन पोर्टल चलाया है। लेकिन मैंने वही बताया ना कि यार जब तक इसमें हर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, स्पेशली देखो क्या होता है ना कि हमको दो अप्रोच होते हैं। एक होता है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, और एक होता है टॉप डाउन अप्रोच। भारत में प्रॉब्लम यह है कि हम टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है जी।
हमको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करना चाहिए भाई, जहां से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रही है और ओरिजिनेट हो रही परिवार से, तो जब तक वो परिवार को ही आप टारगेट नहीं करोगे, मैंने बताया ना 2/3 भाई, कितनी पंजाब की पॉपुलेशन है, 3 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है पंजाब की, और वहां पे जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 15 लाख से ऊपर जो है वहां पे ड्रग एडिक्ट्स है। 2/3 फैमिली, कितना खतरनाक ये आंकड़ा है, तुम समझ रहे हो हर्ष, कि 3 में से 2 फैमिलीज में जो है उनमें एक ना एक ड्रग एडिक्ट्स मिलेगा। हाईली, मतलब मेरा दिल बहुत तड़पता है भाई, गुरु नानक की धरती है वो, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, भगत सिंह की धरती है, एक ऐसा प्रदेश जिसको आप कितना डेवलप कर सकते हो, अपार क्षमता, लेकिन वहां पे आज ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और इसमें बिल्कुल मैं एकदम बोलूंगा कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये पॉलिटिक्स, वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है, और अभी भी एक अगर अच्छा लीडर आ जाए जो ठान ले तो सब एकदम सॉर्टेड है। सिर्फ ढेरों एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं। मैं तमिलनाडु का एग्जांपल, अगर भारत की ही बात करूं, मैं तमिलनाडु का एग्जांपल दे सकता हूं कि कामराज ने रातों रात उस राज्य को डेवलप किया। चाइना का एग्जांपल दे सकता हूं मैं, चाइना में डेंग ज़ियाओपिंग है, रातों रात चाइना को उठा दिया उन्होंने। तो यही बता रहे कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम हर कोई साथ में नहीं आएगा, मी यू एवरीवन, जब इसकी बातें नहीं होने लगेगी ना, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। और इसकी बातें होनी चाहिए क्योंकि ये लगातार फैलता जा रहा है। ये ड्रग्स एक बीमारी है जो लगातार लोगों को, स्पेशली बच्चों को, अपनी पकड़ में लेती जा रही है, क्योंकि अकेलापन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये चीज है। अब हमको लगता है कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, वो भी ऐसा नहीं, वो भी ड्रग्स का यूज करता है, बट वो अलग, वही रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन भाई हमको ये समझना पड़ेगा कि भारत में 5 भारत है। एक भारत अमीर भारत है, एक भारत अपर मिडिल क्लास है, एक भारत मिडिल क्लास है। सिर्फ अमीर भारत में ही 10-15 करोड़ लोग होंगे, जो कि ब्रिटिश की पॉपुलेशन से 5 गुना ज्यादा है। और जो गरीब भारत है ना, वो आधा भारत है, और वो वहां पे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एक तरफ हम बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसी इमारतों के सामने जो है पूरी एक लाइन जो है वो लेटती है फुटपाथ पे। बस्ती है, बस्तियों में क्राइम हम देख रहे हैं क्योंकि वहां पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जब तक हर कोई इसको बहुत ही सीरियसली नहीं समझेगा, तब तक सरकार कितने भी इनिशिएटिव ले लेना। अब मैंने जितने पोर्टल बताया हर्ष, तुमको कितने पता थे? बहुत कम पता होंगे। या इनफैक्ट अगर मैं किसी आम इंसान से भी पूछूं ना, हाँ, आम इंसान से भी पूछूं, उनको नहीं पता होगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बल्कि वो तो ये भी मानने से इनकार करेगा कि पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात इतनी सी है कि इस पे अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री है, क्योंकि एक डायनेमिक लीडर है वो, और उनकी बात सुनी जाती है, तो वो अगर इस बात को रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी भगवंत मान अभी सीएम है, और हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि आम आदमी पार्टी की नई सरकार इस बार चेंज लेके आई है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। और सिर्फ यहां पे नहीं, कश्मीर में सॉल्व हो, राजस्थान, हर जगह, आसाम, हर जगह ये प्रॉब्लम जो है ना वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज है सर। जैसे जैसे हम डिस्कस करते जा रहे हैं, मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं डिस्कस करने को, इतनी सारी बातें हैं आपके साथ शेयर करने को। अच्छा हर्ष, मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि भगवंत मान अभी कैसा कर रहे हैं क्या? क्योंकि मैं अभी देखो, मेरे पास तो, मैं पंजाब में नहीं रहता हूँ, तुम क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जानते हो, तो अभी उनका क्या, किस तरीके से अप्रोच रहा है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तुम क्या देख रहे हो अपने इर्द गिर्द? मैं सर पॉलिटिकली इस बात को ये कह सकता हूँ कि सिचुएशन ठीक होने के बजाय थोड़ी सी वर्स हुई है। ओके। एंड पंजाब में कुछ स्कीम्स इसलिए थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना, ऐसी स्कीम्स चलाई गई हैं जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो मॉनेटरी लेवल्स पे। जैसे हमारे यहाँ पे बिजली का नहीं आता, खर्चा नहीं आता, हमारे 600 यूनिट्स हमें फ्री मिलते हैं। उन पर्पसेस के लिए वहां से लोगों को पैसा बचाने की जरूर की जा रही है कि वहां से पैसा उनको बचे और वो डाइवर्ट हो, ताकि वो किसी और काम में उसको लगा सके। फार्मर्स के लिए भी काफी सारी अच्छी चीजें की गई हैं कि उनके भी बिजली का बिल कम आता है, उनको कंसेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। बट अगर ड्रग मैनेज की बात करी जाए तो सर, आई एम सॉरी बट कुछ खास है नहीं। वही बता रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। एंड राइट, एंड शायद मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी वर्स हुई है सिचुएशन। वो तो दिख ही रहा है, डेटा इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन कंटिन्यू
राइट, कंटिन्यू सर, बोलिए। इंडियन एक्सप्रेस की अभी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जी। वर्ष होती जा रही है और इसीलिए, और इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए, बात यहाँ पे ईगो पे ले ली जाती है, बट नहीं, आप इसको एक फीडबैक की तरह राइट, लो, है ना। एक्सेप्ट करो। स्टेप 1 हर एक चीज में होता है एक्सेप्टेंस, कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, और हम सब यही चाह रहे हैं कि भाई पंजाब फले फूले, भारत फले फूले, राजस्थान, हर राज्य जो है वो फले फूले, और कम से कम ये चपेट में तो नहीं पड़े, क्योंकि एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है इसकी वजह से। राइट, राइट, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। मैं यहाँ पे ना हमारे स्टार्टअप की बात भी थोड़ी सी करना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल। हमारा स्टार्टअप है कॉग्निफाई के नाम से, कॉग्निफाई हेल्थ के नाम से। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो लोग जिनको मेंटल हेल्थ सर्विसेज लेने की ज़रूरत है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अभी इट इज़ करेंटली इन दी डेवलपमेंट फेज, तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है सारा कुछ, लेकिन सून वील बी लॉन्चिंग इन द मार्केट। हमारा सारी चीज़ें प्रोसेस में है। एंड हाउ डू यू फाइंड दैट इनटू इनिशिएटिव टू बी सर? शानदार, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव। इनफैक्ट हम लोग भी जो नॉन एकेडमिक कोर्स बनाते हैं, तुमने देखा होगा, जो बहुत इसीलिए ही होते हैं कि साइकोलॉजी का आपकी मदद हो सके साइकोलॉजिकली, और मुझे लगता है कि ये जी, बहुत अच्छी चीज पे तुम काम कर रहे हो। बहुत शानदार। जी, आई होप की रिस्पॉन्स, क्योंकि देखो अकेलापन जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और बहुत ज़्यादा सर। तो उस समय इन चीजों की जरूरत पड़ेगी लोगों को। और मैंने क्या जी, बताया कि जब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब वॉर ऑन टेरर छेड़ा गया, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में जी, घुसा, तो 2001 में घुसा, जी, 2021 में बाहर आया, लेकिन जो सोल्जर्स वहां पे थे, जो ग्राउंड पे थे, जब वो वापस अमेरिका आए तो अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। तब उनको पता चला कि इनका दिमाग ही गड़बड़ हो गया है, एग्जैक्टली, ऐसी चीजें खून खराबा देख के। फिर उनको प्रॉपर थेरेपी दी गई, उनसे बात की गई, और अब वो दे आर वेरी हेल्दी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। राइट। आई होप, मैं चाहता हूं कि ये हर किसी तक पहुंचे, हर एक भारतीय तक पहुंचे, और बहुत शानदार है। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आपसे बात पूछना चाहूँगा। आपने कहा आप टी टोटलर है, आप कॉफ़ी पीते हो? कॉफी यार मैं कम पीता हूँ, हाँ, मतलब देखो यार, टी टोटलर का मतलब क्या, उसमें कॉफी भी नहीं आती है। मुझे ये पूछना था। ये मतलब मुझे अभी तक लगता था कि ये शब्दों का हेर फेर ना, ये बड़ा डेंजरस होता है। जी, ठीक है, तो राइट, टी टोटलर, कॉफी मैं नहीं पीता, वैसे कॉफी नहीं पीता। चाय ओके, मैं छोड़ चुका हूं, बहुत कम। जैसे अगर मुझे बहुत ही ज्यादा लगा तो मैंने पी ली। अब उसका रीजन कुछ नहीं है, बस उसका राइट, रीजन यही है कि थोड़ा सा मैं हेल्दी डेट पे जा रहा हूं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि वो राइट, देखो, चाय कॉफी भी कैफीन होता है उसमें, और अगर आप लिमिटेड मात्रा में पियो एग्जैक्टली, तो दैट इज वेरी गुड फॉर योर एग्जैक्टली, हेल्थ, है ना। राइट, बट अभी राइट, मैंने सब कुछ थोड़ा छोड़ रखा है, ताकि मैं थोड़ा अपना हेल्थ पे फोकस कर पाऊं। यार राइट। उसमें आती है, कॉफी भी आती है टी मैं टोटलर में? मुझे ये बताना जरा। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कैफीन इज द ऑल्सो एडिक्टिव। मोस्ट यूज्ड ड्रग, हाँ, इज एडिक्टिव एंड मोस्ट यूज्ड ड्रग इन द वर्ल्ड सर। मतलब आई नो। इट आल्सो वर्क्स ऑन द डोपामाइन वाला फैक्टर, बट उसका जो यूफोरिया होता है ना, इट इज वेरी मच सिमिलर टू कोकेन, आपको पता है? तो नहीं नहीं, यू आर अच्छा, राइट, एंड कोकेन की इनफैक्ट तरह वो कैसे काम करता है कि ये जिम, एक तो फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है फिटनेस इंडस्ट्री में। वो क्यों? क्योंकि इसका ना एक फ़ायदा होता है। एक देयर इज़ ए केमिकल दैट इज़ नोन एज़ क्या नाम था यार उसका? एडिनोसिन करके कुछ ऐसे ओके करके है, ओके, मेरे नो, दिमाग से नॉट इसको एन निकल इशू। रहा हाँ, है। आगे कंटिन्यू। सो व्हाट इट डज इज कि इट गिव्स इट वो ना लेजीनेस और थोड़ा लेथार्जी प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी, सो दैट योर बॉडी रिलैक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। कॉफ़ी क्या करता है कि वो जो केमिकल है उसको ओवरटेक करके इट ओवर स्टिमुलेट्स यू, बिल्कुल इट आपका जो नॉन एड्रेनलिन है उसको पुश करता है। तो बिल्कुल सही होगा बात। क्या, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आप थोड़े एक्टिव हो जाओगे, और उससे ना सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है। अच्छा, सेरोटोनिन इज वन हार्मोन दैट इज रिलेटेड टू योर मूड। राइट राइट राइट, आपका मूड आई अपलिफ्ट नो। हो गया। और जब नॉन एड्रेनलिन जब आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, तो आपको एक सेंस ऑफ एंजाइटी फील होने लग पड़ती है। मतलब आप थोड़े से
चुस्त भी हो जाते हो, थोड़े से फास्ट भी हो जाते हो। तो वो इसलिए हो जाते हो क्योंकि वो नॉन एड्रेनलिन किक हुआ है आपके अंदर। इसलिए जो जिम जाते हैं लोग वो कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इट गिव्स यू अ किक, और वो फैट बर्निंग में भी काम करता है। फैट बर्निंग में भी, हाँ, फैट बर्निंग का प्रोसीजर ऐसे होता है कि एक सेल होता है, एक तो फैट सेल्स होते हैं, एक होता है ग्लाइकोसेल्स। ग्लाइकोसेल्स ही होते हैं ना, अगर इफ आई एम रिकॉलिंग इट राइट। तो व्हाट हैपेंस कि कॉफी आपकी बॉडी को कहती है कि फर्स्ट यूज द फैट दैट इज देयर इन योर बॉडी, फर्स्ट बर्न इट एंड देन यूज द ग्लाइकोसेल्स, जो कि रिजर्व में रखे जाते हैं। जब आप वो यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली जो फैट में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आपको ज़्यादा लगेगी, आपको लगेगा कि आप अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा काम कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ यूजिंग द ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी इन योर बॉडी। सो इट इज़ जस्ट अ थिंग कि कॉफ़ी इज़ ऑल्सो वेरी एडिक्टिव, जैसे कि बाकी सारी ड्रग्स हैं। एंड द थिंग इज कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसको बेच रही हैं। ओके, दैट इज दे हैव टू मेक प्रॉफिट एंड ऑल, बट एवरीथिंग। मैं एक श्री कृष्ण जी की यहाँ पे एक बात लाना चाहता हूँ। मैंने ये बात ना पहले भी डिस्कस करी हुई है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, और ये साइकोलॉजिकली भी मैं इसको रिलेट करूंगा, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ना खुशी में ज्यादा खुशी, ना गम में ज्यादा गम, मतलब द स्टेट ऑफ कामनेस। यस, एग्जैक्टली। इसका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल निकल करके आता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि मेंटेनिंग बैलेंस, ना ऊपर ना ज्यादा। हमारा नेचर की ही ये असूल है कि इट सीक्स बैलेंस, ना ज्यादा ना कम। बिल्कुल सही बात। बैलेंस। आप कुछ भी चीज ज्यादा करोगे इट विल इफेक्ट यू, कुछ भी चीज कम करोगे इट विल इफेक्ट यू। इट नीड्स टू बी इन बैलेंस। अच्छा, सिमिलरली इफ वी हैव टू सी दिस फिनोमिना ना, तो खाना ज्यादा खाओगे वो भी इफेक्ट करेगा, कोकेन ज्यादा करोगे वो भी इफेक्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना ही नहीं है, ये तो है ही नहीं कि आपको करना है, लेकिन refrain away from that. Yeah. I need your suggestions on that, sir. बिल्कुल यार, सही कह रहे हो। और देखो, मैंने क्या बताया कि ड्रग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो अगर ये ड्रग्स ना हो तो दवाई खत्म हो जाए, हम जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। ओपीएम, एग्जैक्टली, वीड, शायद भारत वीड लीगल कर दे, है ना। माइट बी पॉसिबल कि भारत आगे जाके वीड लीगल कर दे, और ये बहुत जगह है भी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यही ड्रग्स आपकी जिंदगी बचाती है। बट मैंने क्या बताया कि आप वो काम उन पे छोड़ दो। आप जितना ज्यादा प्योर रह सकते हो उतना रहो, ठीक है। जितना ज्यादा आपको इन चीजों पे, जिस चीज की समझ नहीं है, ठीक है, उसमें बिल्कुल जाना ही नहीं है, ठीक है। ड्रग्स दवाई में है तो वो अमृत है, लेकिन अगर आप ऐसे लोगे तो वो आपके लिए जहर हो जाएगी, है ना। अब मैंने कॉफी इसीलिए, खैर मैंने तो कॉफी मुझे बहुत ज्यादा शुरुआत से ही पसंद नहीं थी, चाय मुझे ज्यादा पसंद थी, बट मैंने दोनों चीजें इसीलिए छोड़ी क्योंकि वही एक तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं कई बार क्या हो रहा था कि 3-3, 4-4, 5-5 कप चाय पी जाता था आज से 2-3 साल पहले। तो मुझे भी ये लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, तो फिर मैंने उसको पूरा छोड़ ही दिया। बहुत ही कम, वंस इन अ वाइल अगर मैंने उसको पी लिया तो पी लिया। तो ये बिल्कुल सही बात तुमने बोली। और आई थिंक जो चीज अगर आप एक्सेस में लोगे वो आपको नुकसान करेगी ही करेगी। लेकिन ड्रग्स आपको इतना सा भी नहीं लेना है, शराब आपको इतनी सी भी नहीं लेनी है, आपको स्मोक इतना सा भी नहीं करना है, वो 0.0001% भी नहीं करना है ना। होता क्या है ना कि ये एक विंडो है, अगर आप मैंने इतना सा भी होल्ड किया ना तो वो एनर्जीज अंदर आ जाएंगी, राइट, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपना जितना ज्यादा हो सके उतना ठीक रहना है, अपने दिमाग को स्टेबल रखना है। और जहां यार मैं बहुत अच्छा एक पॉइंट लगा मुझे, तुमने अभी शायद उसके बारे में बोला था, इंडस्ट्रीज के बारे में। पूरी दुनिया में बेड़ा गर्क कर रखा है इन इंडस्ट्रीज ने। ये प्योर कैपिटलिज्म पे काम करती हैं और बहुत दिक्कत है। अब बड़े बड़े स्टार्स आके पान मसाला बेच रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स आके सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जिनको बोलते हैं, शराब बेच रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स। हम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुए जब भारत हारा, और यही क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो नैतिकता को ताक पे रख के वो बोलते हैं कि चाओ जुआ खेलो, है ना। वो भी एडिक्टिव है। और ये समाज में वही बता रहा हूं ना कि आप अपने हीरोज को फॉलो करिए, बट चूज योर हीरोज वाइजली, है ना। राम मनोहर लोहिया हो गए, भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, मार्टिन लूथर किंग, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। उन्होंने पूरी दुनिया को एक कर दिया। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को, अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैं 2-3 किताबें खत्म कर रहा हूं। एक तो अभी वी मेक पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग की बहुत बढ़िया शानदार किताब है, मैं वो रिकमेंड करूंगा। अभी रघुराम राजन की किताब आई है, रामकृष्ण परमहंस को मैं खत्म कर रहा हूं। तो
बहुत सारी उन्होंने चीजें बताई है कि ये जो जैसे तुमने न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की, ठीक है, कि ये निकलते हैं, तो उसके नेचुरल प्रोसेस भी है निकलने के, है ना, एंडोर्फिन्स हो गए, ग्लूटामेट हो गए, डोपामीन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आप उसको कहां से ले रहे हो, उसकी आदत तो नहीं पड़ रही है, वो गलत तरीके से अगर आप लोगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मुझे बिल्कुल ये लगता है, जो मैंने अभी पहले भी बताया था, कि ये जो जैसे पंजाब में भी जो गन कल्चर है, गानों में दिखता है, और वैसे ही मैं बॉलीवुड में भी बोलना चाहूंगा कि भाई पैसे बहुत है तुम्हारे पास, लोगों के पास भर भर के पैसे हैं, लेकिन वही है ना कि इतना भी कुछ ऐसा मत कर दो जो कि बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट डाले, क्योंकि भारत में बॉलीवुड को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। 100 में से अगर मैं बोलूं कि आज एनिमल, मैं 100 लोग बैठे, मैं बोलूंगा भाई एनिमल लगी है और ये बहुत ही अच्छी रामकृष्ण की किताब है, तो 99 लोग वो एनिमल देखने जाएंगे और बोलेंगे वो बाद में पढ़ लेंगे। एग्जैक्टली। और उनमें उनकी गलती नहीं है, उनमें गलती नहीं, क्योंकि ब्रेन हमारा ऐसे ही काम करता है, ठीक है ना, ब्रेन ऐसे काम करता है, यू आर, तुमको खुद पता है ये चीज। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे जो ये इंडस्ट्रीज को तो छोड़ ही दो यार, इनकी क्या ही बात कहें। इनफैक्ट जो शुगर फ्री भी आती है उसमें भी अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट पलट के देखो तो सब बुरा हाल ही करके रखा हुआ है यहाँ पे। बहुत गलत चीज है सर, वो बहुत गलत चीज है। तो वही बता रहे हैं कि इनको भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया था कि उनको इतने पैसे ऑफर किए गए, बट उन्होंने शराब का ऐड नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से वहां पर वादा किया था। लेकिन हम यहाँ पे वही बता रहे हैं ना, सो चूज योर हीरो वाइजली। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं या जितने भी लोग हैं, उनको बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, थोड़े बहुत चले भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट। सर मैं यहाँ पे पिछले इश्यूज को जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें से एक टॉपिक लेकर के आना चाहूँगा। आपने बात करी थी पॉलिटिकल वैक्यूम की, कि पंजाब इज स्पेशली सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल वैक्यूम। इससे रिलेटेड मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मैं पहले अपना इनपुट दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये होने वाला है कि पंजाब पर्टिकुलरली ही क्यों सबसे ज़्यादा वर्नरेबल है ड्रग मनीज के लिए, जबकि कश्मीर की भी बाउंड्री लगती है, पंजाब की भी बाउंड्री लगती है, राजस्थान की भी बाउंड्री लगती है, गुजरात की भी लगती है। वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। बट उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा एक इनपुट रखना चाहता हूँ। वो अभी आपने जैसे बात करी कि सिंगर्स करते हैं, गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ड्रग कल्चर को थोड़ा सा कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब की सर एक ये चीज रही है हिस्टोरिकली कि वो बहुत डिस्टर्ब्ड रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। जो बाहरी आक्रामकता, बाहरी जो फोर्सेस थे उससे। अब जितने भी हमारे पास लोग आए, वो बाहर से आए, वो थ्रू द खिबर पास एंड ऑल। तो पंजाब में एक कहावत भी है कि खाद्या पीता लायदा बाकी अहमद शायद। अहमद शाह अब्दाली वो था, एक लुटेरा था। तो लोग कहते थे कि खा पी लो जो कुछ भी है तुम्हारे पास, बाकी तो अब्दाली ले जाएगा, ये उसने ले जाना उठा करके। अच्छा, लोगों में वो ना पंजाबी में ना, पंजाबीज में इनग्रेन्ड है चीज कि दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। यस, राइट। तो उनके वहां पे वेपन्स, गन्स, ये चीज एज ए प्रोटेक्शन मेजर बहुत ज्यादा यूज होता है। आई बिलीव वो इनहेरिटेंस ही ऐसी चली आ रही है कि उनको वेपन्स वगैरह यूज करने के लिए दे फील वेरी करेज्ड, एग्जैक्टली। और इनकरेजिंग भी लगता है उन लोगों को कि ये सारा ऐसे ऐसे करके कि वील यूज दैट, एंड वो उसको फिर वो लगता है तो वो एम्पावर होते हैं और लोग उसको यूज भी करते हैं फॉर देयर कमर्शियल पर्पसेस। अच्छा, वो चीज़ डिस्कस करने के बाद सर हमने, जैसे आपने बात करी कि लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है जो कि ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, राइट, उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उनके साथ अच्छे से डील करना चाहिए। मे बी मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा सिंगर्स के साथ कि अगर आप ड्रग्स दिखाते हो तो ये भी दिखा दो फिर कि लोग ड्रग्स के साथ कैसे उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, और ये भी दिखा दो कि फिर आप उनकी मदद कर रहे हो, उनकी हेल्प करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बट बहुत सही बात है, वो बिकेगा नहीं बिकेगा, वो ये भी है ना कि वो लोग पसंद करेंगे नहीं बिकेगा, ये क्या होगा, चलो दैट इज अनदर थिंग। मैं एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर सर बात करना चाहूंगा अबाउट द खालिस्तान इशू। डू यू थिंक कि टू प्रमोट द खालिस्तान इशू, ये जो ड्रग का जो मेनेस है वो ज्यादा स्प्रेड किया जा रहा है इन पंजाब स्पेशली? इसी के साथ जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई ओनली पंजाब, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है।
तो हर्ष, एक तो तुमने बहुत अच्छी बात बोली, ठीक है, जो मैं इसमें ही आ रहा था कि पंजाब की हिस्ट्री रही है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा जो फॉलो करता हूँ वो गुरु नानक की टीचिंग्स को करता हूँ, ठीक है, जो कि काफी पीसफुल रही है। और फिर गुरु गोविंद सिंह की अगर आपके ऊपर आंच आए, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत में जो सबसे ब्रेवेस्ट जो रेजिमेंट होता है वो सिख रेजिमेंट है। मतलब नॉट नो ऑफेंस टू एनीवन, बट हाँ वो इनग्रेन्ड है उनके अंदर, वो जो वीरता है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है, तो वो है ही है। और ये बिल्कुल सही बात है। बट जो सिंगर्स हैं, जैसा कि तुमने बताया, उनको अच्छी चीजें दिखानी चाहिए। आज मुझे देख के बहुत अजीब लगता है कि ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स के कितने फॉलोअर्स हैं यार। मतलब लाखों लोग, लाखों यूथ उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें सरकार के नजर में है, तो उनको रोके। और जैसा कि तुमने बताया कि पंजाब में जो चीजें, मतलब जो सिंगर्स हैं, अगर वो ज्यादा अच्छा दिखाएं, क्योंकि आपको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, एवरीवन इज फॉलोइंग यू भाई। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री डोमिनेट करती है बॉलीवुड को, पूरा रेवेन्यू वहां से आ रहा है 50 to 60% पंजाब के गाने, क्योंकि उनकी डिमांड है, क्योंकि वो बहुत ही ग्रूविंग होती है। पंजाबी सॉन्ग्स आर बेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको इतने लोग फॉलो करते हैं तो आप अच्छा दिखाओ। स्पेशली जो अब कितने सिंगर्स हैं जो पता नहीं क्या उल्टा सीधा, क्या बेकार चीजें बना रहे हैं। कोई डोप पे बात कर रहा है, कोई ड्रग्स पे बात कर रहा है, कोई औरतों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके कितने खतरनाक इफेक्ट होंगे, हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात तुमने कही यार हर्ष, मैं बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूं। किसको, और बाकी जो तुमने खालिस्तानी इशू की बात की थी यार, और पंजाबी क्यों, देखो यार इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर, एक तो पंजाब बहुत बड़ा बॉर्डर का एरिया शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि वहां पे प्रॉब्लम रही है, कश्मीर में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम है, वो इतनी हाईलाइट नहीं हुई। पंजाब की ज्यादा हाईलाइट इसलिए हुई, कश्मीर में अपने भी इश्यूज रहे। कश्मीर का बॉर्डर ज्यादा सिक्योर्ड रहा है कंपैरेटिवली, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लगातार पाकिस्तान, वो इन्फिल्ट्रेशन वहीं से ही होता है, ठीक है। फिर कश्मीर में बहुत टाइम तक आर्मी रही है, वो क्लोज्ड रहा है। और राजस्थान में ऐसी कोई इनस्टेबिलिटी आज तक रही ही नहीं है ना। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि देखो, हम अब पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान इन ओनली पंजाब, दैट्स इट। पाकिस्तान मींस पंजाब। पाकिस्तान का जो पंजाब है, जिसकी कैपिटल लाहौर है, बस वहीं के ही लोगों को प्रेफरेंस मिलती है। बाकी उनका बलूचिस्तान का इशू, अभी 1000 लोग इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा लगभग उनके हाथ से निकल गया है। कराची स्ट्रीट कैपिटल, दुनिया की सबसे ज्यादा, वहां पे चलते फिरते गोली मार दी जाती है सिंध में। तो अब पंजाब का हुआ है बंटवारा, रादर देन पाकिस्तान का। आप देखो पंजाब का हुआ है बंटवारा, ठीक है। बहुत लोग इधर गए, पार्टीशन हुआ है ना। तो एक तो वो चीज रही है, ठीक है, इस वजह से भी प्रॉब्लम यहां पे ज्यादा रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो पाकिस्तान का, जो पंजाब में एक खालिस्तानी मूवमेंट चला है। देखो क्या होता है कि 1970 से शुरू हुआ। अब मैं बहुत ज्यादा तो इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से बचते ही है। लेकिन 1970 से जब ये शुरू हुआ ना, तो एक चीज हमेशा याद रखो कि कोई भी अगर ऐसी चीज हो रही है, एंटी नेशनल चीज, तो उसको पैसे कहां से आ रहे हैं, वो इलीगल तरीके से ही आएंगे। और वो इन लोगों के लिए इलीगल तरीका क्या है, ड्रग्स। कहीं ना कहीं जितने भी जो खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, उनका मिल जाएगा तुमको ड्रग्स से कनेक्शन। कनाडा में आज जस्टिन ट्रूडो की औकात नहीं है कि वो कुछ भी खालिस्तानी के खिलाफ एक्शन ले ले। क्यों? क्योंकि उसकी सरकार जो है ना, वहां के अंदर के लोग चला रहे हैं। क्योंकि 1970s 80s में जो खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स है, वहां पे इतना पैसा कहां से आ रहा है उनके पास पैसा, ठीक है। और फिर जो अनस्टेबिलिटी रही है पंजाब में, उसमें पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। वो गुरपतवंत सिंह पन्नू कहता है कि हम जो है वो लाहौर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इसका, ये फलाना डमक। तो जाहिर सी बात है वो ISI इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो इसीलिए पंजाब ज्यादा वल्नरेबल है। और सबसे बड़ी बात यार, पॉलिटिकल वैक्यूम जो वहां पे क्रिएट हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं रहा जो डंके की चोट पे, और देखा उनके भी अलग अलग अपने रीजंस हैं। क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम ये ना कि उनको चाहिए वोट चाहिए, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। उनको चाहिए वोट, और वोट के लिए उनको कुछ भी करना पड़े, किसी के भी को गलत भी बोल रहा है उनको भी। अब ज्यादा तो इसमें मैं नहीं जाऊंगा, घुसूंगा नहीं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही बोल दूंगा तो फिर बेकार में। तो यहां पे बात यह है कि उनको भी हर किसी को प्लीज करना है, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ी दिक्कत रही, जो कि और राज्यों में भारत में नहीं रही है ना।
राजस्थान काफी ज्यादा स्टेबल रहा है। कश्मीर की बात ही छोड़ देते हैं क्योंकि वहां पे ज्यादातर आर्मी का ही स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा, और उनको इंटरनली प्रॉब्लम उनकी इतनी रही कि इन सब चीजों की इतनी, लेकिन अब हो रही है 2019 के बाद से ये बड़ा है ना, ठीक है। फिर उसके बाद भाई पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब क्या होता है समझो। अगर पॉलिटिकल वैक्यूम होगा, अगर वहां की पॉलिटिक्स सही नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पंजाब काफी समय तक इंसर्जेंसी से ग्रसित रहा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, काफी समय तक, और ये बहुत पहले से ही शुरुआत हो गई थी इसकी, ठीक है। और वहां फिर अब वो बहुत लंबा टॉपिक है कि किस तरीके से सरकार का भी काफी नेग्लिजेंस रहा है, ठीक है, वो ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी, वरना फिर इसी पे ही एक घंटा ले लेंगे हम लोग। तो पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब ये है कि लोगों को कहीं ना कहीं जॉब नहीं देना, क्योंकि अच्छे लीडर्स आपके पास नहीं है और वो कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। वो तगड़ा डिसीजन जो स्टेट के हित में होना चाहिए, इंडस्ट्रीज नहीं है आपके पास। आज पंजाब में लुधियाना को छोड़ दे, बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है। आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो। पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब यही होता है कि आपने स्टेट को उस तरीके से डेवलप ही नहीं किया जिस तरीके से आपको डेवलप करना चाहिए था, है ना। मैंने क्या बताया कि पानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द वर्ल्ड। जितनी सिविलाइजेशन बनी वो पानी के किनारे बनी है। पंजाब में 5 नदियां हैं, आप यूज करो, आप जितना हो सके, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव वे में, कोई भी इकोलॉजिकल इंपैक्ट उसका नहीं होना चाहिए, बट आप उसको यूज कर सकते हो। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है, कितना प्रोस्पेक्ट है। एग्रीकल्चर पे तो हमने ध्यान दिया, नो डाउट, एग्रीकल्चर पे हमने ध्यान दिया, बट बाकी चीजों पे, सर्विस सेक्टर पे हमने ध्यान नहीं दिया। हमने पंजाब को एक इनफैक्ट टूरिस्ट हब के रूप में भी आप बहुत बड़ा स्टैब्लिश कर सकते थे, ठीक है, लेकिन वहां पे भी नहीं रहा। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से पंजाब में ही स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है। इसमें एक तो सबसे बड़ी बात इंसर्जेंसी वहां पे जो रही है, खालिस्तान, फिर एक बहुत बड़ा बॉर्डर का एरिया, और जो पंजाब बटा ना, वो पाकिस्तान का पंजाब बटा, मतलब पंजाब पूरा बट गया, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा, फिर सीधा सीधा आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल वैक्यूम, ठीक है, वहां पे, क्योंकि और बाकी राज्यों में नहीं रहा है और पंजाब में बहुत बड़ा रहा है। वहां पे जिसकी तरफ हवा चल रही है यार, अब मैं क्या बोलूं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे वो, हर कोई जाके गोद में बैठ गया था जो इंसर्जेंट्स थे कि भैया ठीक है, हाथ मिला लो, हमको इलेक्शन जिता दो। तो वो कितना ही गड़बड़ है यार, वो मतलब उसके इफेक्ट्स हमको आज देखने को मिल रहे हैं, राइट। और अभी एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो पंजाब को, पहली बात तो जो गुरु नानक की टीचिंग्स है, जो सिखिज्म की ओरिजिनल टीचिंग्स है, वापस उस, बस आप, मैं बता तो रहा हूं कि अगर आपने गुरु नानक को दिल से फॉलो कर लिया, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जन देव, अगर 10 गुरुओं को आपने, गुरु ग्रंथ साहिब को आपने दिल से फॉलो कर लिया ना, मैं बता दूं कि आप ड्रग्स की तो बहुत दूर छोड़ दो ये बातें, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, मतलब समझ लो कि फिर पंजाब कहां से कहां पहुंच जाएगा, राइट। बट ये चीजें कोई बताने वाला है नहीं। अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। यूनिवर्सिटीज नहीं है प्रॉपर वहां पे, अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। फिर ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, बहुत कुछ है सर। हाँ, इस बारे में ना डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं, मैं शायद इस बात को थोड़ा सा मैं भी कट कर दूं, लेकिन बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है ये। वही खैर, भारत सरकार की भी यहाँ पे अनदेखी, मैं बता रहा हूं ना कि ये हर तरीके से हुआ है, बट कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बट हम सबको जो है अब साथ में मिलके आना है और एक जबरदस्त देश का निर्माण करना है। उसके लिए पंजाब से शुरुआत होनी पड़ेगी, वहीं से शुरुआत जो है करनी पड़ेगी। जी, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट it will become very controversial अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करने बैठेंगे, so we'll stay a little lenient and not go towards that direction. अच्छा सर, एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि as we have discussed कि पंजाब में थोड़ा सा वैक्यूम, पॉलिटिकल वैक्यूम रहा है, इस वजह से थोड़ा डेवलपमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आई है। मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या आई बिलीव थोड़ा सा कि लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं सरकारी नौकरियों को। बिल्कुल, लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि प्राइवेट नौकरी इज स्टिल ए ऑक्यूपेशन, इट इज ऑल्सो ए गुड वे ऑफ गेटिंग इनकम, राइट। लोगों को कैपिटलिज्म से थोड़ी सी पंजाब में ना हटते हैं लोग कि दे डू नॉट agree with the method of capitalism and they go with the communist part. कम्युनिज्म वाला जो विचारधारा है वो थोड़ी सी उसमें ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। सर, मैं ये आपसे पूछूंगा, क्या ये एक रीज़न हो सकता है लेस थोड़ा डेवलपमेंट का? नहीं यार, ये रीज़न इसलिए नहीं। देखो, कैपिटलिज्म इज गुड, सारी थ्योरीज गुड है। वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म इज ऑलवेज गुड, जो कि यूरोप फॉलो करता है, राइट।
और राइट अब देखो कम्युनिज्म, जैसा केरल जो है वहां पे कम्युनिज्म है, ठीक है, कम्युनिस्ट सरकार, बट हाईली डेवलप्ड स्टेट, केरल इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, राइट। तो राइट अब चाइना है, वहां पे कम्युनिज्म है, खैर वहां पे भी वो अपने, कैपिटलिज्म तो हर जगह है, विदाउट उसके तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहां राइट पे बात आइडियोलॉजी की नहीं है, आप आइडियोलॉजी को रखो साइड में, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे, मुझे नहीं पता पंजाब में कम्युनिज्म फैल रहा है नहीं, आई डोंट नो दैट, बट हमको बस डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए, जिसमें सरकार का काम कर। अगर राइट हम आइडियोलॉजी में फंस के रह जाएंगे ना, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो देश आइडियोलॉजी में ही फंस के रह जाता है, फिर वहां तो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाती है ना। तो अब जैसे राइट जैनिज्म है, जैनी वो क्या कहते हैं कि भाई अनेकांतवाद, उनका सिंपल सा फंड है, वो इसीलिए बिजनेस में इतना सक्सेसफुल रहते हैं, ठीक है भाई, छोड़ो ये सब, हटाओ। देखो अल्टीमेटली जीतता कौन है हर्ष, जीतता पैसा है बस। राइट इसराइल, राइट एग्जैक्टली फिलिस्तीन वॉर, पैसे के लिए, जो सब अपना पैसा देख रहे हैं। तो जैनिज्म क्या कहता है कि भाई तेरा भी मत सही, तेरा भी मत सही, चलो बैठ के बिजनेस करते हैं, है ना। तो हम आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं, उसको छोड़ दो, क्या राइट है, क्या लेफ्ट है, क्या सेंटर है। इट जस्ट दैट कि लोगों पे फोकस हो, इंडस्ट्रीज पे फोकस हो, और राज्य को डेवलप करने के फोकस हो, तो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, राइट। राइट राइट अच्छा सर, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इसके बाद मैं आपसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेजर पॉलिसीज़ कौन सी हैं जो कि इफ़ेक्टिव रही हैं, एंड और क्या पॉलिसी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल पे, जिससे कि हम ये प्रॉब्लम से निकल सकें? अगर कोई सरकारी लोग सुन रहे होंगे तो मे देखो बी दे अभी कैन तो सबसे बड़ा गो एक्ट फ्रॉम देयर। हमारा एनडीपीएस एक्ट है, ठीक है, जो कि जी, जी, ठीक काम करता है। सरकार ने अभी बहुत सारी स्कीम्स, जैसा कि मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, लॉन्च की हैं ड्रग्स के जी, रिलेटेड। जी, बट जी, यार मुझे ऐसी कोई स्कीम अभी फिलहाल नजर नहीं आती जो बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाए घर घर जाके, ठीक है। जी, नशा मुक्त कैंपेन में है अवेयरनेस का प्रावधान, बट मुझे नहीं पता वो किस तरीके से जी, इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ओके, पॉलिसी तो यार यही होनी चाहिए कि घर घर जाना है। आप जैसे पंजाब है, आप राज्य मैप करो, कहां कहां प्रॉब्लम है ड्रग्स की, उन एरिया को देखो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तुरंत इंटरवेंशन करो, तुरंत घुस जाओ वहां पे, तुरंत जो है वो हुँ, जो भी उसमें ग्रसित है उनको पकड़ो, उनको बैठाओ, और जो भी आप हेल्प दे सको ये करो, ठीक है। तो जी, अभी तो पॉलिसी यार मतलब देखो, अब जैसे एनडीपीएस एक्ट में भी सोल्यूशन पे, खैर वो एक पूरा अगर बात करते तो कानूनी वो है, ठीक है, उसमें सॉल्यूशंस की ऐसा बात नहीं की, उसमें सजा की बात है, क्या क्या नहीं लेना चाहिए वो बात है, ठीक है। बट वो अभी तक हमारा सबसे बड़ा एक्ट जो है वो एनडीपीएस एक्ट 1985 का रहा है, उसमें सारे ड्रग्स जो है वो आते हैं, ठीक है। उसमें लाइसेंसिंग की भी बात जी, होती है कि आप ओपीएम भी इतना हो। जी, बाकी जैसे कि मैंने बताया कि अभी जैसे पंजाब में भी काफी स्कीम तो चलाई गई है, बट बात यह कि उसका ग्राउंड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। अवेयरनेस की तो हर पॉलिसी में बात करती है सरकार कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट वो कागजी बातें ना रहे, वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो, ठीक है। अब देखो वही जी, बात है ना कि अगर आप भारत का कानून देखोगे हर्ष, या लॉ देखोगे, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी नजर डालोगे, तो उसके एक्ट है ही है यहाँ पे सारे। तो डीपीएस भारत को तो, डीपीएस हाँ, राइट, 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 भारत को अभी तक राम राज्य हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। राइट, 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 जिस तरीके से हमारा कानून है, जिस तरीके से हमारा संविधान है, तो पॉलिसी में सब कुछ इंक्लूडेड है, बट बात यह कि उसका ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, वो कितना कर रहे हैं, राइट, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बस यही चीज है कि ग्राउंड राइट, इंप्लीमेंटेशन करिए, लोगों को लगाइए, लोगों को पकड़िए, वॉलेंटियर्स इकट्ठा करिए, अवेयरनेस फैलाइए जितना हो सके, लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स किए, इस चीज को प्राथमिकता दे, और अगले 5-6 साल में आप खुद रिजल्ट देख लेंगे कि कितना बढ़िया, जैसे अन्ना हजारे ने राइट, किया था। हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। राइट। पंजाब सरकार, मतलब इन्होंने नशा मुक्ति केंद्र तो खोले हैं, काफ़ी जगह हाँ, इन्होंने नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, उसके लिए इन लोगों ने काम भी किया है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जैसे आपने बात की वॉलंटियर्स की, वॉलंटियर्स जाएं, घर घर जा कर के बताएं, और वहाँ पे जो नशा मुक्ति केंद्र में भी जो लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं एक साइकोलॉजी से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। जो हमारे मेंटल हॉस्पिटल्स की जो कंडीशन है ना, इट इज़ नॉट गुड। मैंने इंटर्नशिप करी है मेंटल हॉस्पिटल में, एंड ओह माय गॉड, मैं कितना ट्रॉमेटिक था वो मेरे लिए एक्सपीरियंस, मैं क्या बताऊँ मैं वही आपको। बता रहा हूँ, बिल्कुल। तो अगर मेरे लिए जो
वहाँ पे हेल्प करने गया था, उसके लिए इतना ट्रॉमेटिक हो सकता है, तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, आप सर बिलीव नहीं करोगे, लोगों को वहाँ पे बस आईवीज़ देके मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर के बस उनको सेडेटिव्स देकर के रखा जाता है कुछ मोस्टली, प्रॉब्लम्स वहाँ पे बताओ उनको रखा हर्ष। जाता है। जो मेंटल हॉस्पिटल्स है वहाँ पे तो सर एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेंटल हॉस्पिटल्स में सबसे पहले हमें डॉक्टर्स की कमी है। इट इज़ ए डेटा कि लगभग 1 लाख लोगों के ऊपर सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट एक साइकियाट्रिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर। अब इतने सारे लोगों को कैसे देखेगा एक डॉक्टर? सही बात है। दूसरा, हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है कि जो इस तरीके से काम करें। मेरे को दुःख भी होता है थोड़ा-सा ये बताते हुए, लेकिन द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स दैट वी हैव थोड़ा-सा कम है। वी कैन इम्प्रूव ऑन दैट। वी नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट, ऑन द मेंटल हेल्थ, ऑन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। हम उसके ऊपर काम किया जा सकता है और साइकोलॉजिस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और साइकियाट्रिस्ट। अभी एक मैं WHO की रिपोर्ट है सर कि लोनलीनेस इज़ इमर्जिंग एज़ एन एपिडेमिक। यस, मतलब राइट, इट इज़ गोइंग टू बी द नंबर 1 प्रॉब्लम इन द अपकमिंग टाइम। एग्जैक्टली। लोनलीनेस मतलब अकेले रहना, अकेलापन। अकेलापन, लोगों को सर किसी के साथ बात करने का टाइम नहीं है। लोगों को समझ नहीं आता कि वो किसके साथ बात करें, क्या समझाएं, किसको समझाएं, लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे। यहाँ पे वो हेल्प सीख कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट से, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, थेरेपिस्ट से, साइकाइट्रिस्ट से। आप लोगों से बात कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हमने जो हमारा जो इंडिया में कल्चर था कि वी हैड ए लंबी बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ होती थी हमारे पास, तो वहाँ पे ठीक है, थोड़ा-सा प्राइवेसी के साथ इश्यूज़ होते थे हमारे कि हम लोग प्राइवेसी कम मिलती थी, लेकिन लोगों में बातचीत थी। लोग एक-दूसरे के साथ शेयर करते थे चीज़ें। यहाँ पे जब वो चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, तो ये लोनलीनेस की बीमारियाँ इंक्रीज़ हो रही, और उससे होता क्या है? डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम और बिहेवियरल चीज़ें आती हैं, उसे बिहेवियरल जो मिसकंडक्ट होते हैं वो भी चीज़ें आती हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। अब जो मेंटल हेल्थ की जो सेटिंग्स हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा सही हमारा नहीं। पुराना है। वहाँ पे अब मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं जहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रहा था, वहाँ पे मतलब इट वाज़ टाइप ऑफ ए सेल, मतलब जेल टाइप का था वो, जेल टाइप की समझ लें आप। और इतने सारे बेड वहाँ पे लगे हैं, वहाँ पे सैनिटेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं है, लोगों को सेडेटिव्स पे रखा हुआ है बाप रे एंड बाप रे बाप। दे आर नॉट बीन टेकन केयर, इतना अच्छे उनकी टेक केयर नहीं की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़िस्ट करती हैं। दिस इज़ द वो चीज़ें हैं जो लोग जिनके बारे में बात करने से डरते भी हैं, लोग बताते भी नहीं हैं। इट गेट्स अ लिटिल कंट्रोवर्शियल एज़ वेल, एंड फिर ये चीज़ें सामने आ नहीं पाती। अब बात ये है सर कि आप मेंटल हेल्थ को ना आप ऐसे देखो कि इट इज़ नॉट ए एक गोली से ठीक होने वाली समस्या। इट इज़ अ लॉन्ग शॉट, इट टेक्स टाइम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। अगर कोई मेंटल हॉस्पिटल में गया है, इट विल टेक टाइम। अगर कोई बंदा, किसी की हड्डी टूटी है, वो महीने भर में ठीक हो जाएगा। मेंटल स्कार कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा लगा पाना डिफ़िकल्ट काम होता है, बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। और इंसान अपनी ऑप्टिमम लेवल पे काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक इंसान को, जब उसको कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक्सिस्ट करती हैं इंडिया में, राइट और राइट राइट। इस प्रोफ़ेशन में। अभी इससे मूव ऑन करते हुए सर मैं आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछूँगा और फिर हम इस सेशन को रैप करेंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन सर कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसको कर्ब करने के लिए, जो ड्रग मैंने इसको कर्ब करने के लिए? आपसे ये सवाल है। यार, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी होता है, बट भारत के केस में ना उल्टा है। अब भारत से आप किससे करोगे आप इंटरनेशनल कॉरपोरेशन? यूनाइटेड नेशंस के आप सिग्नेटरी ऑलरेडी हो ही। भारत में अगर राइट, आपको किसी से कॉपरेट करना है तो आप अफगानिस्तान पाकिस्तान से करोगे, और वो बात करेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए राइट, भारत में ये दिक्कत भी है। अब इधर आप अभी म्यांमार में भी भाई, वहां पे भी जो सरकार है वो तो है नहीं, वो तो मिलिट्री चला रही है वहां पे। 2 साल पहले तख्ता पलट हुआ है, और अब हालात ऐसे कि वहां पे जी। भी सिविल वॉर जैसी कंडीशन, सिविल वॉर ही चल रहा है। कंडीशन क्या है, बढ़ जाएगा म्यांमार भी। हुँ,
लाओस और कंबोडिया की अगर बात करें तो वहां पे आप काफी हद तक कर सकते हो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत ने बनाई है ना? तो बिल्कुल इसकी जरूरत है। बट देखो यूनाइटेड नेशंस तो मैं उसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मानता यूएन को, ठीक है। बट मुझे लगता है कि अगर भारत को इंटरनेशनल अगर ड्रग्स की बात करें तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी ऐसा नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि उनका मैंने कहा था बहुत ज्यादा पैसा उनको ड्रग्स से आता है। ड्रग्स से पाकिस्तान खूब पैसा कमाती है, ठीक है। और अफगानिस्तान से भी मुझे लगता है मुश्किल ही होगा। कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है कि अगर आप इंटरनेशनल अगर वहां की सरकार जो है वो हेल्पफुल है तो फिर वो 110% उसको वहीं पे ही खत्म कर देगी। जहां से सप्लाई हो रही है, अफगानिस्तान से सप्लाई हो रही है, म्यांमार से सप्लाई हो रही है, अगर आप वहीं कट कर दो तो खेल खत्म है। बट क्योंकि पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर, तो कोई ना कट करेगा ना कुछ करेगा। तो अब भारत यही कर सकता है कि बस बात ही करे, या फिर कुछ ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसपे हम एकदम इस पे जो है वो, हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी इसमें ट्रीटी साइन की हुई, एग्रीमेंट्स किए हैं, बट ऐसा 1-to-1 ऐसा सच एग्रीमेंट हमने नहीं किया हुआ है किसी भी देश के साथ। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, हम उसको रोक सकते हैं। बट मैंने बताया ना कि जो हमारे पड़ोसी देश है वो इस पे कभी नहीं मानेंगे जी। कोई सर ऐसा इंटरनेशनल मॉडल है जिसको इंडिया अडेप्ट कर सकता है? ड्रग्स के केस में नहीं, कोई मॉडल सक्सेसफुल है ही नहीं ड्रग्स के केस में, तो क्या ही अडॉप्ट करोगे? फिलिस्तीन का मॉडल फेल, अमेरिका का मॉडल फेल, कोई मॉडल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। जो भारत को अडॉप्ट करना है तो भारत को बस खुद का ही मॉडल अडॉप्ट करना है, जो कि हमारे पूर्वज हमको दे गए हैं, है ना? कि बस लोगों के पास जाओ, लोगों के दिमाग की प्रोग्रामिंग करो, दैट्स इट। यही सबसे बेस्ट मॉडल है जो हम लोग ने यहां पे बात भी की। बाकी मॉडल जैसे सक्सेसफुल अमेरिका का रहा है, ऐसा नहीं है। 1980s में अमेरिका ने काफी, रोनाल्ड रीगन इस पे काफी इस पे पूरा चलाया था, ठीक है, कि मतलब यहां पे आप चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती। बट फिर भी वही मैंने बताया ना कि कितनों को पकड़ोगे आप, वो कहीं ना कहीं से ड्रग्स अभी भी प्रॉब्लम है। अब तो अमेरिका में और बुरी हालत है। अमेरिका में अब तो कौन वो फेंटाइल ड्रग है, वो तो ज़ॉम्बी ड्रग है। आपको खाली लास वेगस दिखता है, बाहर देखो आउट टाउन में लोग ज़ॉम्बी बने घूम रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है, होमलेसनेस वहां पे पीक पे है अमेरिका में जी। तो मुझे तो अभी फिलहाल, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा इस पे ऐसा नहीं कि दुनिया भर की केस स्टडी की है, बट जहां तक जितना मेरी समझ है फिलहाल मुझे ऐसा सक्सेसफुल मॉडल दुनिया का नहीं दिखता है। बट हाँ, भारत खुद का मॉडल्स बना सकता है, और उसको कहते हैं ना कि देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू क्रैक इट। तो भारत अपना मॉडल बना के दुनिया को दिखा सकता है कि भाई देखो, हमने इस मॉडल पे काम किया और हम सक्सेसफुल रहे। अन्ना हजारे का मॉडल सक्सेसफुल रहा है, रालेगांव सिद्धि वाला बहुत शानदार उनका मॉडल रहा है, किस तरीके से उन्होंने पूरे गांव को ही रिफॉर्म कर दिया, ठीक है, वो ही बहुत ज्यादा। ओशो का मॉडल बहुत सक्सेसफुल था जब वो अमेरिका गए थे, ओरेगोन में, वहां पे कितने होमलेसनेस को वो लेके उन्होंने रीप्रोग्राम किया। तो ये सब मॉडल है, बट एज सच देश का इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस के मॉडल पे तो भाई मतलब हाथ ही जुड़वा लो, उनका तो मॉडल ज्यादा लड़ाई करवाने वाला रहता है। कितने एग्जांपल्स अभी देख लो, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, कहां रुका है वो तो और एस्केलेट और कुछ नहीं हुआ। मेरे को तो लगता है सर यूएन मतलब एक सेंसलेस ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई है, कुछ करती मतलब कुछ फर्क तो होता सेंसलेस तो नहीं है, काम किया है उन्होंने बहुत बढ़िया। शशि थरूर ने एक बात कही थी कि लड़ने से अच्छा है वहां पे मुंह चला लो यूएन में, जो कि ठीक है। बट मतलब भाई पहले लड़ाई हो जाती थी, अब जैसे अब यूनाइटेड नेशंस की भी अपना इतिहास रहा है, बट है पावरफुल, मैं वो नहीं कह रहा हूं। 1945 के बाद से उस हिसाब से वॉर नहीं हो रहे जैसे पहले होते थे। बट यार प्रॉब्लम ये है ना कि देखो, अमेरिका एक बहुत ही अच्छा देश है, अमेरिका एक बहुत ही बढ़िया देश है, बट वो जितना अच्छा है उतना ही खराब भी है। वो चाहते ही नहीं, उसको हथियार बेचने हैं, तो जब तक लोग लड़ेंगे नहीं तो हथियार कहां से बिकेंगे। और अमेरिका, चाहे यूएन हो चाहे कोई भी जगह हो, तो वहां पे अमेरिका का हस्तक्षेप, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, अमेरिका का हस्तक्षेप रहता है। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में जो परमानेंट 5 है वो बहुत गड़बड़ है, उनका स्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ है। अब वहां साजिद मीर को आतंकवादी घोषित करना है तो चाइना वीटो कर रहा है। तो इसमें जब तक फंडामेंटल चेंजेस नहीं होंगे तो तब तक कुछ काम होगा नहीं। अब यूनाइटेड नेशंस पे भी बहुत कुछ मैं बता सकता हूं अगर तुम चाहो तो, बट जैसा तुम मतलब यार यूएन में इसमें देखो यार, यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे विंग्स हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल उनका सबसे ताकतवर विंग है, जिसमें 15 मेंबर्स है, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट, ठीक है। परमानेंट में आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया
और वो चाइना आ जाता है। ये 5 मेंबर्स है परमानेंट जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जिताया था। अब प्रॉब्लम ये कि अफ्रीका का कोई मेंबर नहीं है। भारत क्यों नहीं है जी? भारत को तो होना चाहिए था। तो वहां इंडिया का तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन है नहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो वीटो हो जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटीज यूएन की वजह से है। कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो सकता था, यूएन में चला गया, वो अभी तक अनसॉल्व रहा है। इजराइल फिलिस्तीन को जो अभी जो वॉर है, बस वहां पे रेजोल्यूशन पास हुए जा रहे हैं, बट कुछ निकल नहीं रहा है। रशिया यूक्रेन हमला, कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग हैपेंड। बस वहां पे लोग चिल्लम चिल्ली करके वापस आ जाते हैं और अल्टीमेटली कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं। बट यूनाइटेड नेशन की जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। बहुत सारी, जैसे ड्रग्स की ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। बैंक्स जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं वो बहुत बढ़िया काम, लोन वोन देते हैं, वो अच्छा है, ठीक है। और लेकिन अगर बात करते हैं कि एज अ होल, तो यूएन जो है वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है, ठीक है। बट हाँ, वो खराब भी नहीं है, ऐसी संस्थाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अगर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज है यूनाइटेड नेशंस की जो हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है और भारत ने उनको साइन करने से मना भी कर दिया है, ठीक है, कि हम नहीं साइन करने वाले ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी पे, ठीक है। तो ये दिक्कतें बहुत ज्यादा रही है। बट हाँ, फिर भी जो यूनाइटेड नेशंस की जो लिस्ट है, अगर टेररिस्ट लिस्ट है, बहुत कुछ उन पे भी डिपेंड करता है। तो हम पूरी तरीके से उसको नकारेंगे भी नहीं, बट पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज है। 1945 में बना, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, बट हालत बहुत अच्छी नहीं है यूएन की। तो राइट सर, मैंने जब आपसे मॉडल की बात करी थी तो मुझे बात याद आई, आपने बात करी थी टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेस की। जो गवर्नमेंट यूज़ करती है वो यूज़ करती है टॉप डाउन अप्रोच। शायद अन्ना हजारे जी इसलिए सक्सेसफुल रहे क्योंकि उन्होंने बॉटम अप अप्रोच यूज़ करी, राइट। अगर गवर्नमेंट बॉटम अप अप्रोच यूज़ करना शुरू करते, मे बी वी कैन बी मोर सक्सेसफुल इन टैकलिंग दिस सिचुएशन। यस। बॉटम अप अप्रोच चाइना में चलती है। चाइना में हर मोहल्ले में एक ग्रुप है, बहुत हाईली डेवलप्ड है चाइना। हम चाइना की बात करते हैं, बट वो हाईली डेवलप्ड कंट्री है। और वहां पे अब देखो, टॉप डाउन, वैसे हमारा संविधान बॉटम अप ही कहता है ना। बट वो फिर जब ऑफिसर्स या रेड टेपिज्म आता है ना, तो वो फिर टॉप डाउन ही हो जाती है। तो वही है कि जिसका काम उसी को साझे। तो अगर ज्यादा फोकस जो है वो, जैसे गांव है और एक गांव में एक इंसान को पूरा पता है, तो आप उस गांव जिसको पता है उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, रादर देन कि कोई एक बहुत बड़ा ऑफिसर आएगा, वो देखेगा, एसेस करेगा। उसको क्या पता है भाई, वो अपने जगह रहा है। तो ये शायद सही अप्रोच नहीं रहता है। जी सर, हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी ड्रग्स के बारे में। हमने साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक, जियोग्राफी, सारी चीज़ों से हमने ये डिस्कस करी कि ये ड्रग प्रॉब्लम क्या है, इसको टैकल कैसे किया जा सकता है, साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट क्या होता है, लोग क्यों इसकी आदत लग जाती है लोगों को, और उसके बाद क्या करते हैं लोग, और किस तरीके से बाकी सारा समाज या फिर किस तरीके से सारी चीज़ें इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी। एंड बहुत कुछ मेरे को आपसे सीखने को मिला सर, बहुत कुछ आपने बताया। एंड मैं चाहता हूँ कि लोग, जैसे कि हमारा मेन फोकस ये था कि हम लोग मैसेज स्प्रेड कर सकें, कि हम लोग लोगों को अवेयर कर सकें कि इसको लेने से होता क्या है, क्यों नहीं लेना चाहिए, ये भी हमने समझाया। और हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों एंड लोग इसकी कंजप्शन नहीं करें। मैंने अपनी तरफ से सर ये मैसेज दिया, आप मैसेज ज़रूर दीजिएगा सर। नहीं, बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से एकदम सहमत हूँ। और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए हर्ष। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और तुमसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, जिस तरीके से तुमने बताया ब्रेन कैसे काम करता है या और भी चीज़ें। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद कर देती है, पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। शुरुआत में आपको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन याद रखना कि जितना मज़ा आता है उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको आगे दुख मिलते हैं। तो उसको वहीं कट कर दो। कोई अगर आपसे बोल रहा है तो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट रहो, ठीक है। मेंटली स्ट्रांग रहो कि नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे जो भी हो जाए। और अगर आपको लग रहा है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं चुप कर लेते, तो एक बार उसके बारे में पढ़ लो, केस स्टडीज देख लो, अपने आप ही वो चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी तो बस यही रहेगा कि सरकार जो है वो अपने लेवल पे काम करे, अवेयरनेस फैलाए। और बस मैं यही उम्मीद करूंगा और ये अपील करूंगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, चाहे पंजाब के हो चाहे कश्मीर के हो, बस इन सारी चीज़ों से दूर रहे
और अपने टैलेंट पे फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें. Right. Okay. Thank you so much, sir, for joining, and thank you for accepting the invitation for coming on this podcast. Kindly like, share, subscribe, and मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई किसी के साथ ये प्रॉब्लम है जो कि ड्रग के साथ ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो काइंडली उनके साथ ये शेयर करें, उनको बताइए, उनके साथ खड़े रहिए, उनको सपोर्ट दीजिए, और आपको ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को सी कीजिए, उनके पास जाइए, वो आपकी ज़रूर से हेल्प करेंगे. सरकार इसके लिए काम कर रही है, सरकार से आप हेल्प ले सकते हैं, लोकल अथॉरिटीज़ से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपनी हेल्प लेने से चूकिए मत. अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये आपको मदद कर सकता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपकी जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसकी कदर कीजिए, एंड खुश रहिए, एंड दैट विल बी ऑल. Thank you, That will Harsh. be the podcast. Thank you for Thank you. joining. Thank you for listening. Kindly like, share, and subscribe to Cognify Studios. And sir के study glows को भी like, share, and subscribe कर दीजिएगा. That's all. Thank you. Thank you.